हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू डिफेंस गुरुकुल। और आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग का एफकेट का एग्जाम है तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो साबित होने वाला है, क्योंकि मैं आपको पूरी की पूरी जीके ये लास्ट टाइम पे यहाँ पे रिवाइज कराऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सारे सब्जेक्ट्स के जो जीके में है आपके, उन सभी को रिवाइज करवाऊंगा। आपके लिए यहाँ से क्वेश्चंस बनने की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो आखिरी मोमेंट में आपको 3 बार रिवाइज कराऊंगा। उसमें पहली वीडियो आज आपके लिए है, इसमें भी हम पूरी जीके पढ़ेंगे, अगले 2 में भी हम लोग पूरी की पूरी जीके पढ़ेंगे। ठीक है, तो 3 बार रिवाइज करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे और ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा। सीधा हम लोग वीडियो में टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको सारा बता दिया है कि हम लोग क्या क्या करेंगे। ये सारी चीज़ें हैं शुरुआत में, आप लोग देख सकते हैं आराम से जब आपको पीडीएफ अपलोड करके दिया जाएगा तो। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम हिस्ट्री को देखेंगे और हिस्ट्री में भी हम लोग पहले एंशिएंट इंडिया से देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपके लिए मैंने यहाँ पे टॉपिक लिया है एंशिएंट इंडिया का, दैट इज अबाउट की डायनेस्टीज एंड एम्पायर्स, जो जहाँ से आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मौर्य एम्पायर। मौर्यन एम्पायर का पीरियड 321 से 185 185 BC तक का है, जिसके फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य। आप सभी को इनका नाम पता होगा। की फैक्ट देख लीजिए इसके बारे में कि ये लार्जेस्ट एंशिएंट इंडियन एम्पायर है। कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है वो भी इसी टाइम पे आई थी, और अशोका का जो धम्म है वो भी इसी टाइम पीरियड का है। ठीक है, धम्म मतलब बेसिकली धर्म होता है एक तरीके से। ठीक है, चलिए अगला गुप्ता एम्पायर है, जिसका जो टाइम पीरियड है दैट इज फ्रॉम 319 टू 550 CE। द फाउंडर ऑफ दिस एम्पायर वॉज चंद्रगुप्ता फर्स्ट एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। आर्यभट्टा एंड कालिदास are associated with this empire, and also the decimal system was started or invented in this empire or during this period. ठीक है, तो आपको ये सारे फैक्ट्स भी यहाँ पे याद रख लेने हैं। अगला जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज हर्ष एम्पायर। द टाइम पीरियड फॉर दिस एम्पायर इज 606 टू 647 CE। द फाउंडर इज हर्षवर्धन एंड ही इज द लास्ट ग्रेट हिंदू एम्पायर ऑफ नॉर्थ इंडिया, एंड वेनसांग विजिटेड ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड ड्यूरिंग हिज एम्पायर। ठीक है, तो ये भी आपको फैक्ट्स यहाँ पे याद रख लेने हैं। अगला आपके लिए चोला डायनेस्टी 9 से लेकर 13 CE तक की ये इसका टाइम पीरियड माना जाता है, और इसके जो फाउंडर हैं विजयालया चोला, इनका नाम आपको पता ही होगा ऑब्वियसली। और सम की फैक्ट्स फ्रॉम दिस एम्पायर और फ्रॉम दिस डायनेस्टी आर नेवल डोमिनेंस, द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर वाज स्टार्टेड इन दिस ड्यूरिंग दिस पीरियड, एंड ऑल्सो द बृहदेश्वर टेम्पल वाज जो बृहदेश्वर टेम्पल है वो भी इसी टाइम पीरियड का माना जाता है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला लास्ट आपके लिए पल्लव डायनेस्टी 3rd से 9th CE तक, और सिंह विष्णु इसके फाउंडर माने जाते हैं। रॉक कट टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम, जो कि इस ड्यूरेशन की इस टाइम पीरियड की खासियत मानी जाती है। उसके अलावा कुंचीपुरम कैपिटल भी यहाँ के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतने फैक्ट्स आपको यहाँ से डायनेस्टी से याद रखने हैं। अब हम सिविलाइजेशंस की तरफ आते हैं। तो भारत में जब हम लोग सिविलाइजेशंस को पढ़ते हैं, सबसे पहले हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं। तो ये ऐसा माना जाता है कि 2500 से लेकर के 1750 BCE तक इसका टाइम पीरियड रहा था। इसमें आपको मेजर सिटीज़ के नाम पता होने चाहिए। तो सम ऑफ द मेजर सिटीज़ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आर हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल दैट इज इन गुजरात, धौलावीरा that was also in current days गुजरात, known for advanced टाउन प्लानिंग। मतलब इनको, इस सिविलाइजेशन को इसकी एडवांस टाउन प्लानिंग के लिए और ड्रेनेज सिस्टम के लिए इसको जाना जाता है। और यहाँ पे जो स्क्रिप्ट हमें मिली थी वो अनडेसिफर्ड है, यानी कि उसको पढ़ा लिखा नहीं जा सकता है, उसको समझा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला आपके लिए है वैदिक पीरियड। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हमारी वैदिक सिविलाइजेशन, यानी कि यहाँ पे 4 वेदों का, यहाँ पे आपको पता ही है कि 4 वेद हमारे पास हैं, जिनकी शुरुआत भी यहीं पे हुई थी। और उनमें से सबसे ओल्डेस्ट जो वेदा है दैट दिस इज ऋग्वेदा। ठीक है, और बाकी 3 वेद कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। बुद्धिज्म वाज फाउंडेड बाय गौतम बुद्धा ड्यूरिंग दिस पीरियड। 563 से लेकर के 483 BC तक का गौतम बुद्धा का पीरियड लाइफ का पीरियड माना जाता है, जिसको बुद्धिज्म को उन्होंने बोध गया में शुरुआत किया था। उसके अलावा जैनिज्म के जो 24th तीर्थंकर है महावीर, उनका भी जो जीवन काल था 599 से लेकर के 527 BC तक का माना जाता है, इसी दौरान का। ठीक है, 5 प्रिंसिपल्स क्या क्या थे इनके? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये इसके 5 प्रिंसिपल्स माने जाते हैं। ये आपको वैदिक पीरियड और इससे संबंधित आपको ये फैक्ट्स याद रखने हैं। ठीक है, एक फैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो अशोका थे, अशोका ने कलिंग वॉर के बाद अपना धर्म चेंज करके बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। स्प्रेड धम्म अक्रॉस एशिया, उसके बाद उन्होंने अक्रॉस एशिया में धम्म को स्प्रेड किया। कैसे? अपने रॉक और पिलर एडिक्ट्स के द्वारा किया था। अपने जो उनके शिलालेख और स्तंभ लेख हैं उनके द्वारा उन्होंने पूरे एशिया में धम्म को फैलाया था उसके बाद। ठीक है, तो इतना आपको एंशिएंट इंडिया से इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये फैक्ट्स याद रख लेने हैं। ठीक है, अब हम लोग मेडिवल इंडिया की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर के बारे में फैक्ट्स को देख लेंगे, आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहले
हम लोग विल स्टार्ट विथ दिल्ली सल्तनत डायनेस्टीज फ्रॉम 1206 to 1526, starting from slave dynasty. It is also known as the Mamluk dynasty. The period for this dynasty is 1206 to 1290. If we talk about the key ruler of this dynasty, this slave dynasty, then we'll take the name of Qutbuddin Aibak. What is the meaning of Aibak? Aibak stands for the god of moon. ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका की रूलर था। अगर आपको कुछ नोटेबल फैक्ट्स यहाँ से याद रखने तो ये याद रखो कि इन्होंने यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने फाउंडेड दिल्ली सल्तनत की स्थापना भी इसने की थी, और कुतुब मीनार जो आप देखते हैं दिल्ली में है उसका कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट किया गया था इसी के दौरान, इसी टाइम पे, या इसने ही शुरुआत किया था उसका। ठीक है, अगली जो डायनेस्टी आपके लिए इंपॉर्टेंट है स्लेव डायनेस्टी के बाद। देखो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें केवल एक ही रूलर था, और भी रूलर्स थे, लेकिन आपके लिए केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अगली जो डायनेस्टी थी आपकी दैट इज खिलजी डायनेस्टी, सल्तनत पीरियड की अगली डायनेस्टी, और द टाइम पीरियड फॉर दिस डायनेस्टी वॉज फ्रॉम 1290 to 1320। द की रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज अलाउद्दीन खिलजी। आपने पद्मावत मूवी देखी होगी, तो उसमें जो विलन साइड में दिखाया गया था वो अलाउद्दीन खिलजी यही था। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के पीरियड की जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि इस दौरान मार्केट रिफॉर्म्स कई सारे हुए थे, और इस दौरान जो मंगोल इन्वेजन्स होते थे उनको भी रिपेल किया गया था। बार बार मंगोल्स यहाँ पे अटैक करते थे यहाँ पे, तो उसको भी रिपेल किया गया कहीं ना कहीं। और पद्मावती की जो स्टोरी है उससे आप लोग अच्छे तरीके से वाकिफ़ होंगे, तो वो भी इसी टाइम की मानी जाती है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला जो अगली डायनेस्टी है इसके बाद दैट इज तुगलक डायनेस्टी। द टाइम पीरियड फॉर दिस डायनेस्टी वाज फ्रॉम 1320 to 1414। द की रूलर वाज मोहम्मद बिन तुगलक MBT, द इंसेन रूलर। ही इज ऑल्सो नोन एज द इंसेन रूलर। पागल शासक भी इसको बोला जाता है MBT को, क्योंकि ये अपने साम्राज्य को चलाने के लिए जितने भी रिफॉर्म्स करता था वो कहीं ना कहीं उल्टे हो जाते थे। 5 रिफॉर्म्स माने जाते हैं जो इसने अपने शासन को चलाने के लिए 5 रिफॉर्म्स किए, लेकिन वो पाँचों के पाँचों का जो आउटकम निकला वो अपनी ही प्रजा के लिए उल्टा निकल गया। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये एक MBT, इसको MBT शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, एक इंसेन रूलर बोला जाता है इसको। ठीक है, ही शिफ्टेड हिज कैपिटल टू दौलताबाद। अपनी कैपिटल को या मुगल सल्तनत की कैपिटल को दौलताबाद शिफ्ट करने वाला कौन सा एम्परर था, राजा था, वो कौन था, या सुल्तान था, इनको सुल्तान बोलते हैं। ठीक है, तो वो था आपका मोहम्मद बिन तुगलक, और इसने टोकन करेंसी को भी स्टार्ट किया था, ये एक्सपेरिमेंट भी इसने किया था। उसके बाद सैयद डायनेस्टी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे सल्तनत पीरियड में यही पहली डायनेस्टी है जो कि एक तरीके से शिया डायनेस्टी है। ठीक है, ये जो सैयद नाम आया शिया से आया। ठीक है, शिया डायनेस्टी है इसलिए इसको सैयद डायनेस्टी बोला जाता है। 1414 से लेकर 1451 तक खिज्र खान ने इसको स्टार्ट किया था। बेसिकली जो सैयद डायनेस्टी है इसके रूलर्स काफ़ी वीक माने जाते हैं, तो नॉमिनल से कंट्रोल इनका अपने शासन पे हुआ करता था। लास्ट में जो है सल्तनत पीरियड की जो लास्ट डायनेस्टी है दैट इज लोधी डायनेस्टी फ्रॉम 1451 to 1526। बहलोल लोधी ने इसका जो की रूलर है वो कौन है, बहलोल लोधी है। तो ये एक लास्ट सल्तनत डायनेस्टी है, और 1526 में यहाँ पे बाबर ने अटैक किया और इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध किया, जिसको बोला जाता है बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। उसके बाद ये डायनेस्टी खत्म होती है और यहाँ से बाबर आकर के मुगल डायनेस्टी को शुरू कर देता है। मुगल डायनेस्टी क्यों बोला जाता है उसको, क्योंकि मुगल मतलब मंगोल। जो बाबर था अपने वंशज के तौर पे एक तरीके से मुगल वंश भी उसका था, मंगोल वंश उसका था, तो इसीलिए उसने अपने वंश का नाम, डायनेस्टी का नाम मुगल रखा। ठीक है, तो मुगल मंगोल से एसोसिएटेड होता है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद यहाँ पे मुगल डायनेस्टी को स्थापित करने वाला राजा कौन, बादशाह कौन, बाबर था। तो अब जो मुगल एम्परर्स आएंगे उनको बादशाह बोला जाता था, और जो उससे पहले जो हमने पढ़े अभी तक वो सारे के सारे सुल्तान कहलाते थे, इसलिए उस पीरियड को हम लोग सल्तनत पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो बाबर आया, बाबर ने अपना मुगल एम्पायर यहाँ पे फाउंड किया, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें उसने इब्राहिम लोदी को हराया। ठीक है, इंडिया में गन पाउडर वॉरफेयर को इंट्रोड्यूस करने वाला कौन था, बाबर, ये आपको याद रखना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे बाबर का बेटा हुमायूं है, लेकिन हुमायूं मैंने यहाँ पे नहीं लिया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है, अगली क्लासेस में उसको देख लेंगे हम लोग। सीधे हम लोग आगे बढ़ेंगे अकबर की तरफ। अकबर ने दीन इलाही एक धर्म स्टार्ट किया था, जिसको जो कि एक तरह से न्यूट्रल धर्म माना जाता है। तो दीन इलाही इन्होंने स्टार्ट किया अकबर ने। अकबर के कोर्ट में नवरत्न थे, तो नवरत्न का जो कॉन्सेप्ट था वो अकबर से संबंधित है, और इसने जजिया जो टैक्स होता था उसको भी एबॉलिश किया था। उसके अलावा ही बिल्ट फतेहपुर सीकरी एंड ऑल्सो ही इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, धार्मिक सहिष्णुता की नीति को इसने अपनाया था। उसके बाद अगला जो बादशाह इंपॉर्टेंट है आपके लिए दैट इज शाहजहां। शाहजहां ने आगरा में ताजमहल बनवाया था और रेड फोर्ट दिल्ली में बनाया था, लाल किला, जहाँ से 15 अगस्त को फ्लैग होइस्टिंग होती है, दिस इज रेड फोर्ट। ठीक है, और पीकॉक थ्रोन जिसपे ये बादशाह बैठा करता था रेड फोर्ट में, वहाँ पे इसको पीकॉक थ्रोन बोला गया, जिसको कि बाद में नादिर शाह भारत से लूट करके लेके चले गया था। ठीक है, पीकॉक थ्रोन, इसी पीकॉक थ्रोन में कोहिनूर डायमंड लगा हुआ था, और इस पूरे पीकॉक थ्रोन में कई सारे डायमंड्स लगे थे जो ईरान से आए थे। उसमें ही एक था कोहिनूर डायमंड, जो कि बाद में अलग अलग रूलर्स के पास चला गया था। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रिंस ऑफ बिल्डर्स, क्योंकि इसने कई सारे ऐसे कंस्ट्रक्शंस किए थे, तो इसको प्रिंस ऑफ बिल्डर्स बोला जाता है। जो आखिरी बादशाह हम लोग देखेंगे दिस इज औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब लास्ट पावरफुल मुगल बादशाह था। इसके बाद भी मुगल बादशाह थे, लेकिन लास्ट पावरफुल औरंगजेब ही था, जो कि शाहजहां का बेटा था। इसने अपने बाकी भाइयों को मार दिया था और उसके बाद ये गद्दी पे बैठा था, और अपने पिता यानी कि शाहजहां को इसने हाउस अरेस्ट कर लिया था लाहौर में। ठीक है, तो रेड फोर्ट से लेके चले गया अपने पिता को, और लाहौर में जाकर के इसने उसको हाउस अरेस्ट कर दिया था। ठीक है, तो री इम्पोज जजिया, इसने जजिया री इम्पोज किया, और उसके बाद
जो दक्कन कैंपेन इसने किया, यानी कि दक्षिण की तरफ जब गया, तो उसकी वजह से ऐसा माना जाता है कि इसने अपने एम्पायर को वीक कर दिया था। उससे पहले जितने बादशाह थे वो साउथ की साइड में नहीं जाते थे, लेकिन इसने ये गया और इसके जाने की वजह से ऐसा माना जाता है कि इसने अपने एम्पायर को वहाँ पे वीक कर दिया कहीं ना कहीं। और 1707 में इसकी मृत्यु हो गई थी और उसके बाद जो इसका मुगल एम्पायर है वो फ्रेगमेंटेड होने लगा था। ठीक है, तो इसके बाद 1707 के बाद हम लोग तो देखते हैं, इसके बाद जितने भी मुगल बादशाह आए तो वो एम्पायर नहीं संभाल पाए। यहाँ से डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर या मुगल्स शुरू हो गया था। लेकिन फिर भी आप देखोगे तो पूरी तरीके से यहाँ से लेकर के जो ब्रिटिश क्राउन है उसके हाथ में शासन आने तक का पूरा जो टाइम पीरियड है दैट इज 150 ईयर्स। ठीक है, 1857 के बाद मुगल एम्पायर्स ब्रिटिश क्राउन अपने हाथ में इंडिया का शासन लेता है। तो 1707 से लेकर के 1857 यानी कि 150 साल उसको और लग गए इस पूरे के पूरे एम्पायर को खत्म होने में, जबकि ये वीक था उसके बावजूद भी। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। तो इसके बाद जितने भी बादशाह वो काफ़ी वीक थे और यहीं पे इस दौरान ब्रिटिशर्स भी भारत में आने लगे थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आने लगी थी और उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाया और धीरे धीरे ट्रेड करना उन्होंने शुरू किया। ट्रेड करने के लिए भारत में आए थे, लेकिन यहाँ की स्थिति और कंडीशंस को देखते हुए उन्होंने धीरे धीरे अपने पैर पॉलिटिकल पावर की तरफ बढ़ाने भी शुरू कर दिए थे। तो उसी कड़ी में इसके बाद 1707 के 50 साल बाद एक होता है बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच होता है, बंगाल का जो था उस समय पे। तो बंगाल के सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के बीच में बैटल ऑफ प्लासी 1757 में होता है। और ये वो एक ऐसा बैटल माना जाता है जिसके बाद जो जितने ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसने भारत में अपना पॉलिटिकल डोमिनेंस शुरू कर दिया था। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव ने यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो सेना थी, ब्रिटिश की सेना, उसको लीड किया था यहाँ पे। ठीक है, याद रखना। अब इस बैटल के बाद जो बची खुची कसर थी जो कि अंग्रेज़ों को भारत में रूल करने के लिए आगे बढ़ा सकती थी, उसको पूरा किया बैटल ऑफ बक्सर ने। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है जिससे ब्रिटिश फोर्स और कंबाइंड तरीके से मीर कासिम नवाब, जो अवध का नवाब था वो, और मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड, इन तीनों की कंबाइंड फोर्स को ब्रिटिश फोर्स ने हरा दिया था बैटल ऑफ बक्सर में। और इसके बाद वही चीज़ आ जाती है कि जो बच्चे खुशी कसर थी वो पूरी करी थी बैटल ऑफ बक्सर ने। और इन दो युद्धों के बाद, इन दो बैटल्स के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से भारत में अपनी मर्जी से यहाँ पर रूल करने लगी थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हालांकि यहाँ पे बादशाह थे लेकिन अपनी मर्जी चलाना शुरू कर दिया था किसने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इन दो बैटल्स के बाद। तो अब हम लोग सीधे आएंगे कहाँ पे, 1764 का सीधा आएंगे हम लोग मॉडर्न इंडिया, यानी कि 1857 के रिवॉल्ट में आ जाएंगे, क्योंकि इसके बाद 1857 में काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट आप सभी को पता क्या हुआ था। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के पास पूरी की पूरी शक्तियाँ आ गई थी। तो 1857 का रिवॉल्ट होता है। तो 1857 के रिवॉल्ट के जो प्रमुख फैक्ट्स हैं आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे दिख रहे होंगे ग्रीन बॉक्स में, देख लीजिए क्या क्या था। इसको माना जाता है कि पहला इंडिपेंडेंस का वॉर माना जाता है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसको माना जाता है, जो कि मेरठ में 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। अगर आपसे कोई पूछे इसका इमीडिएट कॉज क्या था, तो ग्रीस कार्ट्रिजेस फॉर एनफील्ड राइफल, जो एनफील्ड राइफल्स थी उनके लिए जो कारतूस आई थी उसमें सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई थी। तो गाय हिंदुओं के लिए पवित्र थी, सुअर मुस्लिमों के लिए अपवित्र था, तो वो उसको मुंह से छील करके यूज़ नहीं कर सकते थे। तो इस वजह से ये शुरू हो गया था वॉर। इमीडिएट रीज़न ये था, लेकिन एकमात्र कारण इसका ये नहीं था। इतने लंबे समय से चला रहा है एक्सप्लॉयटेशन इसका मेन कारण था। ठीक है, तो सिंबॉलिक लीडर इसका बहादुर शाह जफर, जो समय मुगल एम्परर हुआ करता था, बहादुर शाह जफर इसका सिंबॉलिक लीडर बनाया गया था। रानी लक्ष्मीबाई झांसी में इसको लीड कर रही थी और नाना साहिब कानपुर में लीड कर रहे थे, तात्या टोपे जो मिलिट्री कमांडर थे इसके, और बेगम हजरत महल इसको लखनऊ में लीड कर रही थी। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोग इसको लीड कर रहे थे। इसकी विफलता का एक कारण ये भी था कि अलग अलग लोग अलग अलग जगह अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के साथ लीड कर रहे थे, तो जिस वजह से इसका एक कोई ऑब्जेक्टिव नहीं निकल के आया, तो लास्ट में इसको दबा दिया गया था। ठीक है, तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या हुए, जब ब्रिटिशर्स को लगा कि अब भारत के लोग, इतना बड़ा रिवॉल्ट उन्होंने पहले ही भारत की तरफ से नहीं देखा था, तो ये हुआ, तो उसके बाद उन्हें लगा कि अब हमें भारत में चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में पूरा शासन ले लिया था कि अब हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे रूल करेंगे, तुम लोग नहीं करोगे, तुम केवल ट्रेड करोगे। ठीक है, तो फिर ब्रिटिश क्राउन की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को खत्म किया गया और इंडिया सीधा ब्रिटिश क्राउन के अंदर आ गया। ठीक है, इसमें 1876 में क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेम्ड एम्प्रेस ऑफ इंडिया, ये फैक्ट आपको याद रख लेना है, INC। उसके बाद 1885 में, इसके ही 9 साल बाद 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा, और इसका पहला सेशन बॉम्बे में हुआ था। इसके पहले प्रेसिडेंट WC बनर्जी हुआ करते थे। ठीक है, उसके बाद अगला फैक्ट आपको मॉडर्न इंडिया में याद रखना है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो कि 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसको किया गया था, जिसने ट्रिगर किया स्वदेशी मूवमेंट को। ठीक है, लेकिन जो ये पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में किया गया था, ये नल हो गया था 1911 में, 1911 में इसको नल कर
कर दिया गया था, यानी कि वापस से जुड़ गया था एक तरीके से। उसके बाद आपको याद रखना 1909 का मॉडल मिंटो रिफॉर्म, जिसमें मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट को लाया गया था। उसके बाद इंपॉर्टेंट आपके 1919 का मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म, जिसमें प्रोविंसेस में डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था 1919 में, ठीक है। और इसी 1919 में क्या आया था, रॉलेट एक्ट आया था, जिसमें कि बिना ट्रायल के किसी को भी डिटेंशन में डाला जा सकता था। इसकी वजह से नेशन वाइड प्रोटेस्ट हुए और इसकी वजह से ही इसके विरोध में ही लोग जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए इसका विरोध करने के लिए, और वहीं पे जनरल डायर के द्वारा गोली चला दी गई। और 13 अप्रैल 1919 वैसाखी के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड या मैसेकर हम लोग को अभी तक हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और इसका बदला लेकिन बाद में उधम सिंह ने लिया था 1940 में जाकर उसको जाकर के गोली मार दी थी, ठीक है। तो आपको पूरा यहाँ पे क्रोनोलॉजी को याद रखना इस तरीके से। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब गांधी नेहरा की तरफ बढ़ते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल की तरफ बढ़ते हैं। गांधी नेहरा और मेजर मूवमेंट्स को देख लेते हैं। तो गांधी जी ने जो मूवमेंट्स लीड किए थे और कौन कौन से एक की मूवमेंट्स थे, आपको ही देख लेना है यहाँ पे। सबसे पहले 1920 से 1922 तक चला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट किया गया था, जिसमें ब्रिटिश स्कूल्स और कोर्ट्स को बॉयकॉट करने की बात की गई थी। लेकिन 1922 में यहाँ पे चौरी चौरा कांड हो गया था, जिसमें पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई थी आंदोलनकारियों के द्वारा, जिसकी वजह से महात्मा गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया था इस आंदोलन से, ठीक है। उसके बाद 1930 में शुरू किया गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें ही आपको या गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था सॉल्ट जो टैक्स था उसके विरोध में। तो सॉल्ट सत्याग्रह भी इसको बोला जाता है, दांडी मार्च शुरू किया था इन्होंने। और इसका आउटकम क्या था कि यहाँ पे 1931 में गांधी इरविन पैक्ट किया गया था। थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है कि इसमें गांधी जी पे एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि आप इस दौरान वहाँ पे फांसी को रोक सकते थे, लेकिन आपने फांसी को नहीं रोका था, क्योंकि यहीं पे भगत सिंह को क्या दी गई थी, फांसी दी गई थी, ठीक है, इस दौरान बाद में। तो क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में शुरू किया गया था और यहाँ पे डू और डाई का स्लोगन दिया गया था। देखो ये वही गांधी जी हैं जो शुरुआत में अहिंसा के रास्ते पर चलते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमारी जनता मैच्योर है, आंदोलन के लायक है, तो उन्होंने देखा कि अब हम लोग डू और डाई के स्लोगन के साथ आगे बढ़ सकते हैं, करो या मरो के साथ आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मास अरेस्ट इस क्विट इंडिया मूवमेंट में हुए थे और ये इंडिपेंडेंस की डिमांड का एक स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सप्रेशन माना जाता है। उसके बाद INA आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ध्यान रखना, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी थी, जो कि बेसिकली INA का ही एक परिवर्तित रूप था। INA की स्थापना इन्होंने नहीं करी थी, INA की स्थापना तो वहाँ पे हुई थी, सिंगापुर में कर दी गई थी पहले, ठीक है। लेकिन इन्होंने स्थापना करी थी, INA को चेंज करके आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी और लीड किया किसने, सुभाष चंद्र बोस ने, और जय हिंद का स्लोगन दिया था इन्होंने, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है। तो कुछ की डेट्स और लीडर्स वही हैं जो मैं ऊपर बता रहा था आपको। दांडी मार्च 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक की ये यात्रा थी, आपको याद रखना है, 241 मील की, साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी गुजरात तक। लाल बाल पाल, ये 3 एक्सट्रीमिस्ट ट्रायो माना जाता है कि उग्रवादी 3 नेताओं का ट्रायो था। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और बिपिन चंद्र पाल मतलब पाल, इसको आपको याद रखना है। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी पे, लाहौर में फांसी पे लटका दिया गया था। तो वही गांधी इरविन पैक्ट की जो मैं बात कर रहा था वहाँ पे, तो वहाँ पे इसलिए गांधी जी पे एलिगेशंस लगाए जाते हैं। ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के मेंबर थे और इन्होंने सेंट्रल असेंबली में 1929 में बॉम्बे फेंका था, ठीक है। और ये बात मैं आपको बता चुका हूँ INA वाली, ठीक है। तो इसके बाद एंड गेम ऑफ ब्रिटिश रूल होता है, कैबिनेट मिशन 1946 में आता है, जिसमें फेडरल स्ट्रक्चर को प्रपोज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग ग्रुप बनाने के लिए डिसएग्री होते हैं, एक साथ आने को तैयार नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है, जिसमें 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली, लेकिन साथ ही पार्टीशन की वजह से पाकिस्तान भी अलग से एक देश क्रिएट कर दिया गया था। और 3 जून 1947 को माउंट बैटन प्लान आता है, जिसमें कि पार्टीशन को अनाउंस किया गया था, यानी कि पहले अनाउंस किया गया होगा ऑब्वियसली, उसके बाद ये हुआ होगा। तो माउंट बैटन प्लान आता है जहाँ पे पार्टीशन अनाउंस किया गया था और रेड क्लिफ लाइन खींची गई, जो डिवाइड करती है इंडिया पाकिस्तान को, पंजाब के पास और ईस्टर्न साइड में बांग्लादेश और इंडिया को, यानी कि उस समय पे ईस्ट पाकिस्तान था, तो पंजाब और बंगाल में रेड क्लिफ लाइन को खींचा गया और इंडिया पाकिस्तान को अलग किया गया था, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है। अब यहाँ पे तक जितनी चीज़ें हुई, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स, ऑथर्स और हिस्टोरिकल फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट बुक है विंग्स ऑफ फायर, APJ अब्दुल कलाम इसके ऑथर हैं, ऑटोबायोग्राफी है उनकी, ठीक है, अरुण तिवारी के द्वारा इसको लिखा गया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो कि जवाहरलाल नेहरू की है, ऑथर है इसके, और अहमदनगर फोर्ट में जब प्रिजन में थे वहाँ पे इसको लिखा गया था। गीतांजलि जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है और इनको इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर का 1913 में। अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखी गई, जिनको चाणक्य भी बोला जाता है, ठीक है, मौर्यन एरा में पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में बात करती है। इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है, मौर्यन इंडिया के बारे में यहाँ पे बात की जाती है। हिंद स्वराज जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है, गांधी की पॉलिटिकल फिलोसफी है, 1909 में लिखी गई थी। आनंद मठ जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई थी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इस बार के लिए इंपॉर्टेंट भी है आनंद मठ, आपको याद रखना है, क्योंकि वंदे मातरम यहाँ पे चर्चाओं में आया था। तो वंदे मातरम सॉन्ग का सोर्स आनंद मठ ही है।
माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ महात्मा गांधी के द्वारा, ये भी इनकी ऑटोबायोग्राफी है। और पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है। और ड्रेन थ्योरी इसमें दी गई है, यानी कि जो वेल्थ ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है जो इसमें दी गई है, ठीक है। तो यानी कि धन का जो निष्कासन सिद्धांत है, कैसे यहाँ से पूरा का पूरा जो वेल्थ है कैसे ब्रिटिशर्स अपने देश में खींच के लेके चले गए, वो थ्योरी भी इसमें दादा भाई नौरोजी के द्वारा दी गई है, ठीक है। अगला है आपके लिए सोशल रिफॉर्मर्स और की एसोसिएशंस। तो सोशल रिफॉर्मर्स में आपके सामने 3 के नाम यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले राजा राम मोहन राय, इनको जो इंडियन रेनेसो है उसका फादर माना जाता है, तो फादर वाले क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो याद रखना इसको। तो फादर ऑफ इंडियन रेनेसो इनको बोला जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने 1828 में की थी। और इसके साथ ही इन्होंने सती सिस्टम को भी यहाँ पे अबॉलिश किया था, वो भी चैंपियन किया था इन्होंने। और वुमेन एजुकेशन को इन्होंने प्रमोट किया था। वुड्स डिस्पैच आया था 1854 में। वुड्स डिस्पैच क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जिसको वहाँ वुड ने यहाँ पे जो भेजा था भारत में, एक तरीके से इंडियन एजुकेशन सिस्टम, मॉडर्न इंडियन एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्न रूप देने के लिए एक डॉक्यूमेंट था जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन बोला जाता है। और इसमें जो मॉडर्न इंडियन यूनिवर्सिटी और स्कूल सिस्टम है उसको स्ट्रक्चर्ड वे में कैसे किया जाएगा, वो सारा का सारा इस डॉक्यूमेंट में लिखा गया था। चार्ल्स वुड ने वहाँ से भेजा था भारत में इसको, ठीक है, डॉक्यूमेंट था। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी और ये वैदिक रिफॉर्म्स को एडवोकेट करते थे। मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया था और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का इन्होंने विरोध किया था। और बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौट चलो, ये नारा इन्होंने दिया था। स्वामी विवेकानंद, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी। और इनका जो शिकागो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन स्पीच है जो 1893 की, वो काफ़ी फेमस है, आप सभी को पता है इसके बारे में। और ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य हुआ करते थे, डिसाइपल हुआ करते थे, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी अलेक्जेंडर कनिंघम को बोला जाता है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन, वुड्स डिस्पैच 1854, जो ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये है, ठीक है। तो क्वेश्चंस एफकेट में काफ़ी पूछे जाते हैं, फादर ऑफ ये, फादर ऑफ वो वाले, तो आपको ये याद रख लेने हैं, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन MS स्वामीनाथन से एसोसिएटेड है भारत में। वाइट रिवॉल्यूशन वर्गीस कुरियन और इंडियन स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो आपको सारे फैक्ट्स यहाँ पे याद रख लेने हैं। चलो अब हम पॉलिटी को देख लेते हैं। पॉलिटी में क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आ सकती है। सबसे पहले हम लोग पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, आपके कॉन्स्टिट्यूशन आपका कैसे बना और इसकी जो जर्नी रही है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, 1946 से लेकर 1949 तक इसने काम किया था और इसी ने हमारा संविधान जो हमारे पास है उसको बनाया था। उसके बाद ये संविधान अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, इसका फॉर्मल अडॉप्शन हुआ था। उसके बाद इट वॉज इन्फोर्स्ड ऑन 26 जनवरी 1950, इट केम इनटू फोर्स एंड द करंट कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ 470+ आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स, ठीक है, आपको याद रखना है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ कोर फैक्ट्स हैं जो आपको देख लेने हैं। सबसे पहले वी विल हैव अ लुक एट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिलेटेड सम फैक्ट्स। द फर्स्ट इज इट वॉज सेटअप under cabinet mission plan of 1946. The chairman of drafting committee under or in of the Constituent Assembly was Dr. B.R. Ambedkar, Bhimrao Ambedkar, and the president of Constituent Assembly was Dr. Rajendra Prasad, and he was also the first president of India after independence, right? Or it was adopted on 26th November 1949 as we discussed a few minutes ago, and it is also observed as the Constitution Day or the National Law Day. Okay, it was enforced on 26th November 1950 and this day is observed as the Republic Day now, ठीक है। तो स्ट्रक्चर एंड नेचर देख लेते हैं इसका हम लोग। ओरिजिनली इट had 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स, बट करेंटली अप्रॉक्सीमेटली 470 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स इट हैज़। It is the longest written constitution in the world at commencement. What about the nature of this constitution? इसका नेचर कैसा है? It is sovereign, socialist, secular and democratically republic, right? But socialist, secular and integrity, these terms were added later by the 42nd amendment of 1976. आपको ये facts आपको याद रख लेना है, ठीक है। So there are some features that were borrowed from other countries in the Constitution of India. So we'll discuss now the countries and the features borrowed from those countries by the Indian Constitution. So the first country is United Kingdom. So from United Kingdom we borrowed parliamentary system, rule of law, cabinet system and bicameralism. From United States we borrowed fundamental rights, judicial review, preamble and impeachment, right? और उसके बाद हम लोग देखते हैं आयरलैंड। From Ireland we borrowed directive principle of state policy, that is DPSP. From Canada we borrowed federal structure of strong center, residuary powers with the union. And from Australia we borrowed concurrent list and joint sitting of parliament. From Germany that is the Weimar constitution, we borrowed suspension of fundamental rights during emergency. From South Africa we borrowed amendment
implement procedure of that is mentioned in article number 368. From France we borrowed republic, liberty, equality, fraternity in preamble. In preamble of Indian constitution these words are there, so we borrowed them from the France, right? So now let us discuss the preamble and the important parts in the schedules of Indian constitution. So the preamble is this is not a complete preamble, ये पूरी preamble नहीं है. The preamble starts with we the people of India. It shows that the power of Indian constitution it is drawn from the people itself. यानी कि जो भी शक्तियाँ इस संविधान में किसी को भी दी गई हैं या संविधान की शक्तियाँ कहाँ से ड्रॉ की जाती हैं, ये हमसे यानी कि हम भारत के लोग यहाँ से ड्रॉ की जाती हैं, ठीक है. एंड द preamble declares India as a sovereign, socialist, secular, democratic and republic and secures justice, liberty, equality, fraternity, ठीक है. तो इसको इंडिया हमारे ये preamble हमारे देश भारत को एक सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कंट्री घोषित करता है. उसके साथ ही जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी यहाँ पे इसको सिक्योर करने की बातें करता है, ठीक है. फ्रॉम 1973 केशवानंद भारती केस इट वाज कंफर्म दैट प्रियम्बल इज नॉट जस्टिसेबल बट इट इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट तो है लेकिन इट इज नॉट जस्टिसेबल. ये 1973 में केशवानंद भारती केस में डिक्लेयर किया गया था, ठीक है. नाउ लेट अस डिस्कस फर्स्ट सम इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स. आई हैव रिटन सम इंपॉर्टेंट पार्ट्स. आपको मैं पार्ट्स आप पीडीएफ से देख लेना, यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा हूँ, पार्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं. मैं आपके लिए डिस्कस कर रहा हूँ कि शेड्यूल्स को, ठीक है. सो द की शेड्यूल्स आर द फर्स्ट शेड्यूल इज नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. जो पहली शेड्यूल है उसमें यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स के नाम के बारे में डिस्कशन है. द सेकंड शेड्यूल टॉक्स अबाउट द सैलरीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शनरीज. जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज हैं उनके सैलरी के बारे में डिस्कस करता है. थर्ड शेड्यूल डिस्कसेज अबाउट द ओथ्स एंड एफर्मेशंस. The fifth schedule discusses about the administration of scheduled areas. Sixth about the administration of tribal areas. Seventh is about union, state and concurrent list. Eighth is about 22 recognized languages. Ninth is all about acts protected from judicial review. 10th is all about anti-defection law, and it is very important this time because it was in the news, right? 11th, why it was in the news? Because Raghav Chadha, he went from Aam Aadmi Party to joining to BJP, so it was in the news at that time. So 11th schedule is all about 29 subjects for Panchayat, or 12th is all about 18 subjects for the municipalities. In the left side I have written about the parts, but you can read it from the PDF later. ठीक है. अब मैं आपसे कुछ डिस्कस कर लेता हूँ इंपॉर्टेंट राइट्स, जो कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि बार बार आपके एफकेट एग्जाम में पूछे गए हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन के, और इसमें आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की जाती है. सो द फर्स्ट फंडामेंटल राइट इज राइट टू इक्वालिटी. इट इज टॉक्ड अबाउट इन 14 टू 18th आर्टिकल, यानी कि 14वें से लेकर के 18 नंबर आर्टिकल तक राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात की जाती है. इट टॉक्स अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ, नो डिस्क्रिमिनेशन, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स. और टाइटल्स को भी अबॉलिश करता है, लेकिन यहाँ पे किसी के पास अगर डॉक्टरेट की उपाधि है या फिर कोई मिलिट्री में सर्व किया है तो वो लगा सकता है. राइट टू फ्रीडम इज ऑल अबाउट फ्रॉम 19 to 22. It has 6 freedom under article 19. Under article 19 there are 6 freedom that have been talked about. और उसके बाद आर्टिकल नंबर 22 it talks about the protection against the arbitrary arrest, ठीक है. राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन इट इज टॉक्ड अबाउट इन आर्टिकल नंबर 23 एंड 24. इसमें प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, नो चाइल्ड लेबर बिलो 14 ईयर्स, इसके बारे में बात की जाती है. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज टॉक्ड अबाउट इन 25 to 28. फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ये यहाँ पे इसके बारे में बात की जाती है. डिटेल में, थोड़ा सा डिटेल में, बहुत डिटेल में नहीं, हम लोग इन दिस वीडियो विल डिस्कस दिस इन अ लिटिल बिट डिटेल लेटर, ठीक है. दीज आर्टिकल्स. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29 एंड 30 के बारे 30 में है. माइनॉरिटीज़ कैन स्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ 32 में बात की जाती है. सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे कुछ रिट्स को जारी करता है, इसके तहत हम लोग बाद में बात करेंगे इसके बारे में. सो डॉक्टर अंबेडकर ने इस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला है, तो ये स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है. चलो, तो इसमें कुछ क्रिटिकल नोट्स हैं, वो क्या है. ओरिजिनली वी हैड 7 फंडामेंटल राइट्स, बट बाय द 44th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू प्रॉपर्टी विच वाज अंडर आर्टिकल नंबर 33 इट वाज रिमूव्ड एज द फंडामेंटल राइट एंड इट वाज शिफ्टेड टू आर्टिकल नंबर 300A एंड नाउ इट इज अ लीगल राइट, ठीक है. ये लीगल, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है लेकिन ये लीगल राइट भी है. नाउ आर्टिकल नंबर 32 इट इज एज वी मेंशन दैट सुप्रीम कोर्ट कैन इशू सम रिट्स अंडर इट. और Article number 26, the High Court can issue the same writs under Article number 226. But under Article number 226, High Courts have the wider scope, but under Article number 32, Supreme Court has the lower scope. और इसका jurisdiction area कम है, इसका area High Court का ज़्यादा है, क्योंकि Supreme Court can issue writs only on the matters related to fundamental rights, but High Court can issue these writs apart from fundamental right related issues, ठीक है. उनके अलावा जो दूसरे matters होते हैं उन पे ये रिलीज कर सकता है. तो fundamental duties are in Article number 51A.
It was added by the 42nd Amendment of 1976. Initially, there were only 10 fundamental duties, but later, by the 86th Amendment 2002, the 11th duty was added. ठीक है, तो जो रिट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं कि ये जो रिट्स होती हैं 5 तरीके की होती हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई भी रिलीज करता है तो व्हाट आर दोज रिट्स? सो फर्स्ट इज हबीस कॉर्पस, मीन्स प्रोड्यूस द बॉडी. सेकंड इज मैंडमस, कमांड टू परफॉर्म ड्यूटी. थर्ड इज प्रोहिबिशन, स्टॉप इन्फीरियर कोर्ट. फोर्थ इज सर्टियोरी, मीन्स क्वेस ऑर्डर ऑफ लोअर कोर्ट. फिफ्थ इज को वारंटो, मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी. ठीक है, ये 5 तरीके की रिट्स ये जारी कर सकते हैं. अब हम लोग पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट और इमरजेंसी प्रोविजंस को एक बार देख लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. तो पार्लियामेंट में 2 हाउस, देखो पार्लियामेंट लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से मिलकर के बनता है, लेकिन हाउसेस 2 ही होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा. सो लोकसभा इज द लोअर हाउस और हाउस ऑफ द पीपल, राज्यसभा इज द अपर हाउस और द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. Lok Sabha has the maximum strength of 552, out of which 543 members are elected and 2 are Anglo-Indian, but these Anglo-Indians now are abolished. The term is for 5 years and the presiding officer of the Lok Sabha is called as or known as the speaker, right? Whereas in Rajya Sabha there is the maximum strength of 252, out of which 238 are elected and 12 are nominated. And term of the Rajya Sabha, if we talk about it, it is permanent house of the parliament, but 1/3 member of the house are retired every 2 years. So इस तरीके से हर 6 साल में इसका एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है, लेकिन ये कभी भी अबॉलिश नहीं होता है. ठीक है, तो द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा इज वाइस प्रेसिडेंट, ही इज़ द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. ठीक है, ये आपको याद रख लेना है. सो अब कुछ पार्लियामेंट्री प्रोविजंस देख लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम से बार बार रिपीट होते हैं. सो द फर्स्ट इज मनी बिल. तो मनी बिल के बारे में थोड़ी चीज़ें देख लीजिए. इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा एंड स्पीकर सर्टिफाइज द मनी बिल. ठीक है, इस मनी बिल को स्पीकर सर्टिफाई करता है कि हम इसको मनी बिल बोलेंगे. ठीक है, और राज्यसभा कैन ओनली रिकमेंड चेंजेस इन द मनी बिल एंड कैन डू नथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस. राज्यसभा इसमें केवल और केवल चेंजेस को रिकमेंड कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती है, और वो भी है 14 डेज के अंदर इसको रिकमेंड करना होता है अगर इनको करना है तो. राइट, अगली चीज़ है पार्लियामेंट से रिलेटेड जॉइंट सिटिंग. जॉइंट सिटिंग इज कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल नंबर 108. आर्टिकल नंबर 108 में बोला गया है कि राष्ट्रपति जॉइंट सिटिंग को कॉल कर सकता है एंड द जॉइंट सिटिंग विल बी प्रिसाइडेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा. यहाँ पे कई बार स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज्ड कि मे बी द जॉइंट सिटिंग मे बी प्रिसाइडेड by the president because he calls the joint sitting, but it is not the case. It is presided by the speaker of the Lok Sabha always. You need to remember it. President के बारे में आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 62 तक बात की गई है. President is the constitutional or nominal head of the state. It is elected by the electoral college, right? राष्ट्रपति हमेशा इलेक्ट होते हैं और प्राइम मिनिस्टर हमेशा अपॉइंट होते हैं. राष्ट्रपति इज द कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉमिनल हेड, बट प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. आपको हमेशा याद रखना, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो हमेशा अपॉइंट होते हैं. ठीक है, अगली बात वही है. पीएम के बारे में आर्टिकल नंबर 74-75 में बात की गई. इट इज द रियल एग्जीक्यूटिव एंड द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. राइट, एंड वाइस प्रेसिडेंट इज टॉक्ड अबाउट इन आर्टिकल नंबर 63-71. इट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस. It is the ex-officio chairman of the Rajya Sabha. Now let us have a look at the emergency provisions in the Indian Constitution. It is under Article 352, 356 and 360. We have 3 kinds of emergency. The first is national emergency. Some key facts about this. About the national emergency, it is अबाउट द आर्म्ड रिबेलियन. मतलब अगर कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस है तब ये नहीं लगाई जाएगी, बल्कि अगर कोई आर्म्ड रिबेलियन है तो ये लगाई जाएगी. और ये किया गया कब? आफ्टर 44th अमेंडमेंट. ठीक है, उससे पहले ये भी था इसमें, लेकिन 44th अमेंडमेंट में बात की गई कि केवल आर्म्ड रिबेलियन होने पर ही नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी, इंटरनल डिस्टर्बेंस में नहीं लगाई जाएगी. ठीक है, अगला है 356. दिस इज नोन एज द प्रेसिडेंट्स रूल. ये स्टेट गवर्नमेंट जब डिसमिस हो जाती है तो उसको डिसमिस करके राष्ट्रपति शासन किसी भी स्टेट में या कहीं पे लगाया जा सकता है, और पार्लियामेंट यहाँ पे उस स्टेट को उसके बाद गवर्न करती है. ठीक है, नेक्स्ट इज द फाइनेंशियल इमरजेंसी. इट इज इन आर्टिकल नंबर 362 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इट हैज़ नेवर बीन प्रोक्लेम्ड सो फार इन इंडिया. ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं कि ना ही ऐसा किया भी जाए आगे कभी. ठीक है, तो ये 3 तरीके की इमरजेंसी है. अब हम लोग लास्ट में आर्टिकल्स देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, जो भी आपके एफकेट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये आर्टिकल्स कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं पहले. ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम आर्टिकल नंबर 1. आर्टिकल नंबर 1 इज अबाउट इंडिया, दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स. नाउ आर्टिकल नंबर 13. आर्टिकल नंबर 13 सेज दैट ऑल द लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स आर वॉइड. हर वो नियम, हर वो कानून जो फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट है उसको वॉइड किया जाता है, लेकिन उस सीमा तक, उस एक्सटेंट तक जहाँ तक वो उसको वॉइड करता है. अगर वो कानून, उसका आधा कानून अगर मतलब
कोई कानून है उसका आधा पार्ट अगर इनकंसिस्टेंट है तो उसका आधा पार्ट ही वॉइड होगा, बाकी बचा हुआ आधा पार्ट वॉइड नहीं होगा, ठीक है, आपको ये याद रखना है यहाँ पे। आर्टिकल 14 इज ऑल अबाउट इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 17 इज अबाउट एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 19 इज अबाउट 6 फ्रीडम लाइक स्पीच, असेंबली, असेंबली वाला भी इंपॉर्टेंट है, अभी प्रोटेस्ट हुआ था जंतर मंतर में, तो स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन, दीज 6 फ्रीडम्स आर टॉक्ड अबाउट in article number 19. Article number 21 is all about protection of life and personal liberty. Article number 21A is about right to education और 6 to 14 years, इसके बारे में DPSP में भी और फंडामेंटल ड्यूटी में भी बात की गई है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 21A। आर्टिकल नंबर 32 इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल नंबर 40 इज अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। आर्टिकल नंबर 44 इज अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, ये दोनों DPSP में आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं कहाँ पे, आर्टिकल नंबर 51A जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करता है। वी हैव 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। आर्टिकल नंबर 112 वेरी इंपॉर्टेंट, एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट, इट इज ऑल्सो नोन एज यूनियन बजट। आर्टिकल नंबर 123 वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेसिडेंट्स ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस को बढ़ाने के लिए एक ऑर्डिनेंस पास किया गया था, तो उसके लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है 123। आर्टिकल नंबर 148 इट इज़ अबाउट कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल नंबर 280 फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करता है। 324 इट इज़ अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 352 इट इज अबाउट नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल नंबर 356 इट इज अबाउट प्रेसिडेंट्स रूल। आर्टिकल नंबर 360 इज अबाउट फाइनेंशियल इमरजेंसी। ऑल ऑफ दीज 3 आर्टिकल्स वी जस्ट हैड टॉक्ड अबाउट। 368 इज ऑल अबाउट अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। लास्ट में हम लोग कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को ही देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हैं। सो द फर्स्ट सच अमेंडमेंट इज was in 1951. What were the key changes? It added the 9th schedule in the Indian Constitution and restrictions on the fundamental rights. 7th Constitutional Amendment was in 1956. Reorganization of states on linguistic basis. और लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनने वाला पहला स्टेट भारत का आंध्र प्रदेश है, आपको याद रखना है, ठीक है। 24th Constitutional Amendment was in 1971. Parliament can amend any part of Constitution including fundamental rights. 42nd Amendment took place in 1976. It added socialist secular integrity to preamble, these words, and added fundamental duties and also directive principles over fundamental rights, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 44th number of amendment, constitutional amendment that took place in 1978. It restored a right to life primacy and removed the right to property from fundamental rights and armed rebellion in article number 352 that we just talked about. 52nd constitutional amendment that took place in 1985. It is very important. और एंटी डिफेक्शन लॉ वॉज एडेड इन 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये आपका 1989 में हुआ था। वोटिंग एज रिड्यूस फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है हमेशा। 73rd एंड 74th in 1992, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज एंड अर्बन लोकल बॉडीज दिया गया। 11th एंड 12th शेड्यूल यहाँ पे ऐड की गई थी। 86th जो 2002 में आया था, राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट के तौर पे आर्टिकल नंबर 21A में ऐड किया गया था। फंडामेंटल ड्यूटी के तौर पे भी इसको ऐड किया गया था यहाँ पे 11th ड्यूटी में, ठीक है। अगला 101, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, GST यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया आपके लिए। और 103 यहाँ पे 2019 में लाया गया और इट टॉक्स अबाउट द 10% EWS रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। ओके, तो अब हम लोग ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ज्योग्राफी के कुछ फैक्ट्स इंडिया के बारे में देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज द एरिया ऑफ इंडिया। सो द एरिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एंड इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री, ओके। द सेकंड थिंग इज द कोस्ट लाइन। द कोस्ट लाइन, इंडिया हैज़ द कोस्ट लाइन ऑफ 7516 किलोमीटर टोटल एंड इफ यू टॉक अबाउट द मेन लैंड देन इट इज ओनली 6100 किलोमीटर, ओके। So if we talk about the latitudinal and longitudinal extent, then if we talk about latitudinal extent, then it is from 8 degree 4 minute north to 37 degree 6 minute north. And if we talk about the longitudinal extent, then it is 68 degree 7 minute east to 97 degree 25 minute east. And Tropic of Cancer also passes through India. The Tropic of Cancer is 23 degree 30 minute north. This is that line and it passes through 8 states of India. Now what you need to do is to have a look at the Indian map in Google or in physical form if you have so, then tick at the names of the states through which the Tropic of Cancer passes through.
and the standard meridian is 82 degree 30 minute east that passes through the Mirzapur that is in UP nearby Allahabad Naini, right? So it is 82 degree 30 minute. इस मेरिडियन से ही हमारे देश का जो टाइम है वो तय किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको इंडिया के बारे में कम से कम पता होने चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ द 5 फिजियोग्राफिक डिविजन्स, द इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन। सो द फर्स्ट इज हिमालयन माउंटेन्स, द सेकंड इज नॉर्दर्न प्लेन्स, थर्ड इज पेनिनसुलर प्लेटू, देन कोस्टल प्लेन्स एंड देन आइलैंड्स। तो जब आप हिमालयन माउंटेन्स की बात करोगे तो इट इज़ द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स all over the world or across the world, and it has the length of 2400 kilometer and it has 3 ranges: Himadri, Himachal and Shivalik, right? So this is Himalayan mountains. Now we have to come at northern plains. जब आप northern plains की बात करते हो तो it is the most fertile एरिया ऑफ इंडिया। तो ये सबसे फर्टाइल उपजाऊ ज़मीन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इट इज़ फॉर्म्ड बाय इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो ये वो प्लेन है जो इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर से मिल करके बनता है एंड इट इज़ डेंसली पॉपुलेटेड। सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो पॉपुलेशन की है वो इसी प्लेन में रहने वाले लोगों की है, ठीक है। उसके बाद उसके और नीचे आएंगे तो वी हैव पेनिनसुलर प्लेटू, दिस इज द ओल्डेस्ट लैंड मास एंड ऑल्सो इट इज़ नोन एज दक्कन प्लेटू। इट हैज़ द एवरेज हाइट ऑफ 600 to 900 मीटर्स एंड इट इज़ मिनरल रिच। तो यू मस्ट हैव हर्ड द नेम्स ऑफ कोडप्पा रॉक्स एंड धारवाड़ चट्टान एंड ऑल। सो ये सारी की सारी आपको पेनिनसुलर प्लेटू में देखने के लिए मिलती है। नाउ वी कम टू द कोस्टल प्लेन्स। सो वी हैव 2 कोस्ट, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। सो ईस्टर्न कोस्ट इज द वाइडर वन एंड इट इज़ द डेल्टाइक रीजन। जितनी भी रिवर्स ईस्टर्न कोस्ट की तरफ जाती हैं वो वहाँ पे डेल्टा फॉर्म करती है। और एट द वेस्टर्न कोस्ट इफ यू टॉक अबाउट इट देन इट इज़ नैरोवर एंड इट इज़ रॉकी। तो यहाँ पे डेल्टा फॉर्म नहीं होता, ये रॉकी फॉर्म, मतलब यहाँ पे रॉक्स वगैरह आपको देखने के लिए मिलेंगे वेस्टर्न साइड में, ठीक है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पे। जब आप आइलैंड्स की बात करते हो तो वी हैव अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एट बे ऑफ बंगाल, दिस साइड इट इज़ अंडमान एंड निकोबार एंड एट द वेस्ट साइड वी हैव लक्षद्वीप इन द अरेबियन सी एंड देर आर अ लॉट ऑफ कोरल रीफ्स फाउंड इन लक्षद्वीप, राइट। सो ये भी आपको फैक्ट इसके बारे में पता होना चाहिए। नाउ अब हम बात करते हैं हाईएस्ट पीक्स के बारे में। तो अगर आप हाईएस्ट पीक्स की बात करोगे तो एज आई रिटन हियर माउंट एवरेस्ट, इसकी पीक सबसे ज़्यादा है 8,849 मीटर। अगर आप पूरे हिमालयाज़ की बात करते हो ऑल ओवर द हिमालय, सबसे हाईएस्ट पीक आपकी माउंट एवरेस्ट है। अगर आप इंडिया की बात करोगे तो इंडिया हैज़ K2 Godwin Austen, it is known as Godwin Austen, 8611 meter, but it is situated in POK. POK is the area which is disputed between India and Pakistan, but as we are Indian, so we will consider it in India. So the highest peak of India is K2 Godwin Austen. But if you talk about India, entirely in India, which is not disputed, if we exclude the disputed area, then Kanchenjunga is the highest peak. It is situated in India and between Sikkim and Nepal border. It has the height of 8,586 मीटर, ठीक है। तो ये तीनों पीक्स आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो IAF के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है वो क्या है आपके लिए, सबसे पहले दौलत बेग ओल्डी, ठीक है। दौलत बेग ओल्डी क्या है, इट इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट लैंडिंग स्ट्रिप, ठीक है। और IAF ने यहाँ पे 2013 में C-130J हरक्यूलिस को भी यहाँ पे लैंड किया था और इट इज़ लोकेटेड एट द एल्टीट्यूड ऑफ 5065 मीटर लद्दाख में। तो ये आपको याद रखना है, दौलत बेग ओल्डी, ये इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर जो है इट इज़ एट द एल्टीट्यूड ऑफ 5400 अप्रॉक्सीमेट मीटर एट द काराकोरम रेंज। It is the same range where the K2 is situated and it is the same range where Siachen Glacier is also situated, right? It is the highest, world's highest battlefield and it was captured by IAF and Indian Air Force and Army's ऑपरेशन मेघदूत इन 1984, राइट। तो 1984 में ऑपरेशन मेघदूत हुआ था, पाकिस्तान से हमने फिर इसको कैप्चर कर लिया था इस सियाचिन ग्लेशियर को, ठीक है। ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। नाउ कमिंग टू द रिवर टॉपिक। सो सबसे पहले हिमालयन सिस्टम में देख लेते हैं वहाँ पे कौन कौन सी रिवर्स आपको देखने के लिए मिलती हैं। सबसे पहले गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर विद द लेंथ ऑफ 2525 किलोमीटर। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। रिमेंबर इट ऑलवेज दैट व्हेन इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर इट इज़ नॉट नेम्ड एज गंगा, राइट। वेयर द गंगा इज फॉर्म्ड, भागीरथी और अलकनंदा रिवर्स जब उत्तराखंड के देवप्रयाग में आकर के मिलते हैं। 5 प्रयाग हैं उत्तराखंड में, उन 5 प्रयाग जैसे विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, इसी तरीके से जो देव प्रयाग है, इस देव प्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है तो उसको कंबाइंड फॉर्म को वहाँ से गंगा बोलते हैं। जो ओरिजिनेट होती है वहाँ से गंगा इसको नहीं बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे समझने के लिए इसको हमने लिख दिया है। तो गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज यमुना, घाघरा, गंडक एंड कोसी और इट मीट्स एट बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल जाती है। उसके बाद यमुना
यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, और उसके बाद चंबल, बेतवा, केन इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, और इट मीट्स गंगा एट प्रयागराज, अर्लियर नोन एज इलाहाबाद, एट त्रिवेणी संगम. नाउ नेक्स्ट इज ब्रह्मपुत्र रिवर. इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द चेमा योंगडोंग ग्लेशियर. इट इज नोन एज सांगपो in Tibet area. And Dibang, Lohit and Subansiri, these are the tributaries of Brahmaputra river, and it also meets at Bay of Bengal at the end. Now coming to the Indus. So Indus river system or Indus river, the origin of this river is from Mansarovar lake. It is also in Tibet. Jhelum, Chenab, Ravi, Beas and Satluj, these are the tributaries of Indus river, and it meets at the Arabian system at the western side of India, right? तो ये आपको याद रखनी है चीज़ें सारी. अब अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट इज गोदावरी. गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर. जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, जहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत हिंदी में बोलते हैं, तो उसकी सबसे लार्जेस्ट रिवर है गोदावरी. इट इज ऑल्सो नोन एज वृद्ध गंगा. वृद्ध मीन्स ओल्ड, राइट? तो इसको वृद्ध गंगा भी बोला जाता है. इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम त्र्यंबकेश्वर इन नासिक, महाराष्ट्र. ट्रिब्यूटरीज आर प्राणहिता, इंद्रावती एंड मंजीरा. दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ दिस रिवर, एंड इट मीट्स एट द बे ऑफ बंगाल एट द राइट साइड एंड और द ईस्टर्न साइड ऑफ द इंडिया. नाउ द कृष्णा रिवर. कृष्णा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द महाबलेश्वर in Maharashtra. Tributaries are Tungabhadra and Bhima, and also meets at Bay of Bengal. Kaveri, it originates from the Tal Kaveri or Tala Kaveri or Kurg in Kurg, Karnataka. Tributaries are Hemwati and Kabini. Also it meets at the Bay of Bengal. Now coming to the next river, it is Narmada river, and it originates from Amarkantak in Madhya Pradesh. ट्रिब्यूटरीज आर तवा एंड हिरन, एंड इट मीट्स एट द अरेबियन सी. यहाँ पे जो आपको फैक्ट याद रखना है कि ये नर्मदा एंड तापी, राइट? तापी अभी हम आगे देखेंगे. नर्मदा एंड तापी, दीज आर बोथ ऑफ दीज रिवर्स, दे फ्लो वेस्टर्न साइड, वेस्टवर्ड्स, राइट? सो दीज आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन पेनिनसुलर इंडिया, वेयर एज द अदर रिवर्स देन दीज बोथ ऑफ दीज टू दे फ्लो ईस्टर्नवर्ड्स, बट इट फ्लोज वेस्टर्नवर्ड्स, ठीक है? तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, बाकी सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती है. ये आपको याद रखना है. अब एक यहाँ पे आपको याद रखना है कि इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुई थी, इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुई थी. इट वॉज ब्रोकर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एट दैट टाइम. What was that treaty? The treaty allocates the water of Indus river systems, rivers which are at the eastern side, at the right side of that river system, known as Ravi, Beas and Satluj, कि ये 3 नदियों का पानी इंडिया लेगा, और जो उसके वेस्टर्न साइड में 3 रिवर्स है, इंदस, झेलम एंड चेनाब, उनका पानी पाकिस्तान लेगा. तो इस चीज़ को लेकर के 1960 में ये इंदस वाटर ट्रीटी हुई थी, ठीक है? ये आपको याद रखना है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इज माउंटेन पासेस, द गेटवेज. क्योंकि गेटवेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए रास्ता प्रदान करते हैं माउंटेन्स में, तो उसको ही तो पास बोला जाता है, राइट? तो सबसे पहले जोजिला पास, इट इज़ इन जम्मू एंड कश्मीर बिटवीन श्रीनगर टू लेह. अगर आपको श्रीनगर से लेह जाना है तो उसके बीच में जो गेटवे का काम करेगा वो जोजिला पास करता है. नेक्स्ट इज रोहतांग पास. रोहतांग पास is in Himachal Pradesh. It connects Manali to Lahaul Spiti, or it is the gateway between Manali and Lahaul Spiti. Next is Sipkila. It is also in Himachal Pradesh, India and China. Satluj river enters from this pass. Nathula, it is in Sikkim. It is the gateway between India and China. It was the old trade route between India and China, and it was reopened in 2006. Next is Bomdila. It is in Arunachal Pradesh, between India and China border. Next is Lipu Lake Pass in Uttarakhand. It is very disputed currently between India and Nepal, so you need to remember this one, right? तो लिपू लेक के पास काला पानी एरिया है, उसको लेकर के इंडिया और नेपाल के बीच में काफ़ी विवाद चल रहा है कुछ टाइम से, और इस सीज़न में ये विवाद ज़्यादा हो जाता है क्योंकि अभी कैलाश मानसरोवर यात्रा जारी होती है वहाँ, तो उस टाइम पे ज़्यादा विवाद करना शुरू कर देते हैं. तो आपको याद रखना है कि ये उत्तराखंड में है. नेक्स्ट इज़ खैबर पास. खैबर पास इज़ नॉट इन इंडिया, इट इज़ बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, पेशावर टू काबुल, राइट? हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज़ बोलन पास. इट इज़ इन पाकिस्तान, क्वेटा टू सिबी. तो अगर आपको क्वेटा से सिबी जाना है, क्वेटा से सिबी वहाँ वालों को, तो वो इस पास का यूज़ करते हैं. हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है इसलिए बताया यहाँ पे. नाउ नेक्स्ट इज डैम्स, लेक्स एंड डेजर्ट्स. तो कुछ डैम्स, लेक्स और डेजर्ट्स के बारे में बात करते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है. सो फर्स्ट इज मेजर डैम्स. सबसे पहले टिहरी डैम. टिहरी डैम मैं बताऊंगा कि कौन सा डैम कौन सी रिवर में है, कौन से स्टेट में, और इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है? सो फर्स्ट इज टिहरी डैम. इट इज़ इन द भागीरथी रिवर इन उत्तराखंड. इट इज़ द हाईएस्ट डैम इन इंडिया विद द लेंथ ऑफ 260.5 मीटर, ठीक है? ये आपको याद रखना है. अगला है भाखड़ा गांगल. ये सतलज नदी पे है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में. तो इट इज़ द लार्जेस्ट ग्रेविटी डैम इन एशिया, ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट इज हीराकुंड. इट इज़ ऑन द महानदी रिवर इन ओडिशा, लॉन्गेस्ट अर्थन डैम इन इंडिया. Next is Sardar Sarovar. It is on the Narmada river in Gujarat. It is the largest dam on Narmada. Next is Nagarjun Sagar. It is on the Krishna river, right, in Andhra Pradesh. So it is the largest
मैसनरी डैम, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज लेक्स एंड डेजर्ट। तो जब आप लेक्स एंड डेजर्ट्स की बात करते हो तो सबसे पहले चिलिका लेक आपको याद आएगी। तो चिलिका लेक इज़ इन उड़ीसा। इट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्टल लगून, ओके, और of India and Asia also, right? So next is Wular Lake. Wular Lake is in Jammu and Kashmir. It is the largest freshwater lake. Next is Pangong Tso. Pangong Tso is the highest lake extends to China, जहाँ पे गलवान का युद्ध भी हुआ था इसके लेकर के आगे पहले, तो ये भी आपको याद रखना है। इट इज़ इन लद्दाख। नेक्स्ट इज थार डेजर्ट। थार डेजर्ट इज इन राजस्थान। इट इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। सो नाउ देर आर सम एग्जाम रेड अलर्ट्स, फ्रीक्वेंटली कन्फ्यूज्ड फैक्ट्स आर हियर। सो द फर्स्ट वन इज लॉन्गेस्ट रिवर इज इंडस। सो इट इज़ द कन्फ्यूज्ड फैक्ट, नो, द गंगा, इट इज़ गंगा 2525 kilometer. The Ganga is the longest river of India. Indus is the longer overall, right? If we अगर हम ओवरऑल की बात करेंगे तो वो इंडस सबसे लंबी हो जाती है, लेकिन वो मोस्टली पाकिस्तान में चले जाती है, इसलिए हमारे लिए गंगा सबसे लंबी रिवर होती है, राइट? चिलिका इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, नो, चिलिका इज़ द सॉल्ट वाटर। जो फ्रेश वाटर लेक है लार्जेस्ट वो वुलर है, जो मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था पीछे, ठीक है, तो ये याद रखना आपको। ऑल पेनिनसुलर रिवर्स फ्लो ईस्ट। तो ऑल पेनिनसुलर रिवर डू नॉट फ्लो ईस्टवर्ड्स। महानदी नर्मदा एंड तापी रिवर फ्लो वेस्टवर्ड थ्रू रिफ्ट वैलीज, बल्कि जबकि जो बाकी दूसरी नदियां हैं पेनिनसुलर इंडिया की वो ईस्ट वार्ड्स फ्लो होती है, तो सारी नदी नहीं होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कट्स अक्रॉस ऑल ऑफ इंडिया। तो ऑल ऑफ इंडिया को कट ये नहीं करता है, इट पासिस थ्रू एग्जैक्टली 8 स्टेट्स, राइट? इंडिया स्टैंडर्ड टाइम इज़ बेस्ड ऑन ग्रीनविच। तो ग्रीनविच जो 0 डिग्री मेरिडियन है उस पर बेस्ड नहीं है, बल्कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न जो लॉन्गिट्यूड है जो मिर्ज़ापुर यूपी से जाती है वो स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया के लिए, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये लास्ट में वही चीज़ है ज्योग्राफी का जो हमने भी आगे पढ़ा था, ठीक है, तो इस तरीके से आपका ज्योग्राफी का सेक्शन भी कंप्लीट होता है। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज़ अबाउट नेशनल सिंबल्स एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, राइट? इसमें हम लोग बात करेंगे कुछ नेशनल सिंबल्स, इंपॉर्टेंट डेज और कुछ ऐसे कंफ्यूज्ड फैक्ट्स के बारे में जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया की। सो विल स्टार्ट फ्रॉम नेशनल फ्लैग, जो आप सबको पता ही होगा ऑब्वियसली, दिस इज तिरंगा। और की फैक्ट्स क्या है इसके बारे में कि इसमें 3 कलर्स होते हैं, सैफरन, वाइट एंड ग्रीन, बीच में एक अशोक चक्र जिसमें 24 स्पोक्स होते हैं, एंड इन नेवी ब्लू एट द सेंटर, मतलब उसका जो कलर है इट हैज़ नेवी ब्लू कलर एट द सेंटर। डिजाइन बाय पिंगली वेंकैया। ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि इसको किसने डिजाइन किया था, तो इट वाज डिजाइन बाय पिंगली वेंकैया। सेकंड इज नेशनल एम्बलम। सो नेशनल एम्बलम नेम इज लायन कैपिटल ऑफ अशोका, adopted on 26th of January 1950. It has been adopted from सारनाथ पिलर। हमने ऊपर बात की थी ना कि अशोका ने अपने धम्म को पूरे एशिया में फैलाने के लिए कुछ रॉक एडिक्ट्स और कुछ पिलर एडिक्ट्स को उन्होंने बनवाया था, तो ऐसे ही एक सारनाथ पिलर है, उसमें से लायन कैपिटल ऑफ अशोका को लिया गया है एज ए नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका मोटो क्या है, मोटो इज सत्यमेव जयते, इट मीन्स कि सत्य की ही जीत होती है, और फ्रॉम इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम मुंडक उपनिषद। ये क्वेश्चन एक बार एफकेट में पहले बना हुआ है, तो आगे भी बन सकता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, कौन से उपनिषद से, तो इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम मुंडक उपनिषद, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज नेशनल एंथम। नेशनल एंथम इज जनगण मन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, जनगण मन, और इट वॉज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर and it was adopted as national anthem on 24th of January 1950. The duration to sing the national anthem is 52 seconds, 52 सेकेंड्स में इसको कंप्लीट किया जाना चाहिए। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ नेशनल सॉन्ग। नेशनल सॉन्ग इज वंदे मातरम, इस बार बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। इट वॉज रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, आनंद मठ से इसको लिया गया है, और एडॉप्टेड ऑन 24th of January 1950 विथ नेशनल एंथम, ठीक है, तो दोनों एक साथ ही अडॉप्ट किए गए थे। नेशनल एनिमल इज बंगाल टाइगर, इसका नाम पैंथेरा टिग्रिस है, और इसको लायन से रिप्लेस किया गया इसको 1973 में, ठीक है। तो नेशनल बर्ड के बारे में जान लीजिए, इंडियन पीकॉक और पावो क्रिस्टेडस, और इसको डिक्लेयर किया गया 1963 में। अगला है नेशनल फ्लावर। नेशनल फ्लावर इज लोटस एंड द नेम इज न्यूलम्बो न्यूसिफेरा, ठीक है। नेशनल फ्रूट इज मैंगो, तो इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज मैंगीफेरा इंडिका। नेक्स्ट इज नेशनल ट्री। नेशनल ट्री इज इंडियन बैनियन ट्री, द साइंटिफिक नेम फॉर दिस इज फिकस बेंगलानेसिस। नेक्स्ट इज इंडियन नेशनल रिवर, तो नेशनल रिवर इज द रिवर गंगा, इट वॉज डिक्लेयर्ड एज नेशनल रिवर इन 2008. नेक्स्ट इज नेशनल एक्वेटिक एनिमल. नेशनल एक्वेटिक एनिमल इज द रिवर dolphin, Gangetic river dolphin. The scientific name for this is Platanista gangetica. The next thing is national heritage animal. It is Indian elephant.
तो एलिफस मैक्सिमस इट इज इट्स साइंटिफिक नेम, राइट. तो नेक्स्ट इज नेशनल रेप्टाइल, इट इज किंग कोबरा. So the scientific name for king cobra is Ophiophagus hanna. Okay. So next is national butterfly. So it is a southern bird wing. Scientific name is Troides minos. National currency symbol, this is rupees, right. It is written as this. So it was designed by डी उदय कुमार एंड अडॉप्टेड इन 2010. 2010 में इसको ऐसे अडॉप्ट किया गया था इस फॉर्म में, ठीक है. सो द नेशनल कैलेंडर इज शक कैलेंडर. चैत्र इज द फर्स्ट मंथ. सो जो हमारा शक कैलेंडर है उसमें चैत्र का महीना पहला महीना होता है, जैसे यहाँ जनवरी होता है वहाँ चैत्र का महीना होता है, ठीक है, उसमें. सो इट वॉज अडॉप्टेड ऑन 22 मार्च 1957, ठीक है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिम्बल्स और चीज़ें थी जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है एफकेट के एग्जाम में. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. स्टार्टिंग फ्रॉम 26 जनवरी रिपब्लिक डे मनाया जाता है और इस दिन इंटरनेशनल कस्टम्स डे भी होता है, ये भी आपको याद रखना है. ऑन द 15 अगस्त वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया, और इस दिन इंडिपेंडेंस डे ऑफ साउथ कोरिया भी होता है. अगर कभी क्वेश्चन बन जाए कि और कौन सा देश है जो 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाता है, तो साउथ कोरिया भी इसका आंसर हो सकता है. ऑन द 2 अक्टूबर वी सेलिब्रेट और ऑब्जर्व गांधी जयंती एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस बाय यूएन. ओके, तो यूएन के द्वारा इसको डेजिग्नेट किया गया है. ऑन द 14 नवंबर वी सेलिब्रेट चिल्ड्रंस डे. सो जो नेहरू जी थे उनके बर्थडे पे हम लोग इसको एज चिल्ड्रन डे के तौर पे हम इसको सेलिब्रेट करते हैं. और वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के तौर पे इसको मनाया जाता है. नेक्स्ट इज 5 सितंबर. 5 सितंबर इज ऑब्जर्व्ड एज द नेशनल टीचर्स डे, और एक महीने बाद 5 अक्टूबर को हम लोग ग्लोबल या इंटरनेशनल टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं. तो 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे करते हैं, इसको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थडे के तौर पे इसको मनाया जाता है. नेक्स्ट इज 26 नवंबर. 26 नवंबर इज ऑब्जर्व्ड एज द कॉन्स्टिट्यूशन डे और द नेशनल लॉ डे, ठीक है, इंडिया में. 21 जून इट इज सेलिब्रेटेड और ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल योगा डे. इसको यूएन ने इसको घोषित किया था, डिक्लेयर किया था, एंड इट वाज प्रपोज्ड बाय इंडिया. सो द फर्स्ट टाइम इट वाज ऑब्जर्व्ड इन 2015. 2015 में ऑब्जर्व किया गया था इसको, ठीक है. तो ये आपको पता होना चाहिए. बाकी और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेज है. 8 अक्टूबर जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप एयरफोर्स का एग्जाम दोगे, तो इंडियन एयरफोर्स डे, क्योंकि इस दिन इंडियन एयरफोर्स को स्टैब्लिश किया गया था 8 अक्टूबर 1932 में, ठीक है. 15 जनवरी इट इज़ ऑब्जर्व्ड एज आर्मी डे इंडिया, ये इस बार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. 4 दिसंबर इज नेवी डे. आपको तीनों फोर्स के डेज कम से कम पता होने चाहिए. 11th जुलाई इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे. 22 अप्रैल इज अर्थ डे एंड 5 जून इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है. आगे लास्ट में हम लोग कुछ कंफ्यूज्ड फैक्ट्स देखते हैं, इन्हीं में से जो हमने देखे अभी तक, तो कैसे पूछे जाएंगे. तो नेशनल एंथम जनगण मन है और नेशनल सॉन्ग आपका वंदे मातरम है, ये आपको याद रखना है. लेकिन दोनों को अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 में, ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन डे और रिपब्लिक डे में आपको कंफ्यूजन नहीं करना चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर और रिपब्लिक डे 26 जनवरी. चिल्ड्रंस डे होता है आपका 14 नवंबर को. यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे आपका होता है 20 नवंबर को, एक हफ्ते के बाद. इसको भी याद रखेंगे. टीचर्स डे जो इंडिया का है वो 5 सितंबर. वर्ल्ड टीचर्स डे मैंने आपको पहले बताया ये 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है. तो ये आपके लिए इस सेक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट था. आगे देखते हैं हम लोग. आगे अब है डिफेंस और इंडियन एयरफोर्स के बारे में कुछ चीज़ें, और डिफेंस के बारे में हम कुछ आईएएफ स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, एयरक्राफ्ट और मिसाइल्स के बारे में, रैंक्स, डिफेंस ऑपरेशंस और गैलेंट्री अवार्ड्स देख लेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर और की फैक्ट्स देख लेते हैं. ग्रीन कलर में जो आपको दिख रहा है इसमें इंडियन एयरफोर्स के कुछ कोर फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए. क्या है सबसे पहले कि ये कब स्टैब्लिश किया गया था. इट वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन 8 अक्टूबर 1932 बट एज रॉयल इंडियन एयरफोर्स, ठीक है. 1950 में जब हम लोग आज़ाद हुए तो हमने रॉयल को 1950 में ड्रॉप कर दिया था, ठीक है. तो ये आपको याद रखना है. इसका मोटो क्या है. इसका मोटो है नभः स्पृशम दीप्तम, यानी कि टच द स्काई विथ ग्लोरी. इसको भगवत गीता से लिया गया है. भगवत गीता के 11वें अध्याय में ये श्लोक लिखा गया है, नभः स्पृशम दीप्तम, ठीक है, टच द स्काई विथ ग्लोरी. Headquarters are in New Delhi. Chief of Air Staff is the head of IAF. It is the rank of Air Chief Marshal. Air Chief Marshal की रैंक का अधिकारी Chief of Air Staff होता है जो कि IAF का हेड होता है, ठीक है. CDS that is the Chief of Defence Staff. It is the head of all 3 services. The post was created on December 2019. ये आपको याद रखनी है. तो अगर हम ग्लोबल रैंक की बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स की, इट इज़ द 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स इन द वर्ल्ड. और हाईएस्ट एयरबेस आईएएफ का जो है वो दौलत बेग ओल्डी, जो हमने अभी पहले देखा था लद्दाख में, वहाँ पे है. और इट इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट लैंडिंग स्ट्रिप, ठीक है. ये आपको याद रखना है. इसके अलावा आईएएफ के बारे में क्या पता होना चाहिए आपको. तो आईएएफ हैज़ 7 कमांड्स. वेस्टर्न एयर कमांड हैज़ द हेडक्वार्टर्स इन न्यू दिल्ली. ईस्टर्न एयर कमांड्स हैज़ द हेडक्वार्टर्स इन शिलोंग.
सेंट्रल एयर कमांड हैज़ द हेडक्वार्टर्स इन प्रयागराज। इस बार के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा वाला होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा इस बार का ईस्टर्न वाला, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सदर्न एयर कमांड इज इन तिरुवनंतपुरम, सदर्न साउथ वेस्टर्न एयर कमांड इज इन गांधीनगर गुजरात, ट्रेनिंग कमांड आपकी बेंगलुरु में है और मेंटेनेंस कमांड इसकी नागपुर महाराष्ट्र में आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम IAF के कुछ एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स एंड की वेपन सिस्टम्स के बारे में देख लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ध्यान रखना, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वही मैं आपको इस वीडियो में रिवीजन के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। इसको फुल प्लेजेड क्लास के तौर पे मत समझना कि जैसे हम पूरा क्लास में समझते हैं, ऐसे नहीं, ठीक है। चलिए एयरक्राफ्ट देखते हैं। सबसे पहले राफेल। राफेल जो है एक 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर है। फ्रांस में जो डेसॉल्ट एविएशन कंपनी है फ्रांस की, वहाँ से वो इसका ओरिजिनेटर है, उसने इसको बनाया है। और इसके की फैक्ट्स देखेंगे अगर आप तो 36 एयरक्राफ्ट हमारे भारत में इंडक्ट कर दिए गए हैं। फर्स्ट बैच इसका जुलाई 2020 में अराइव हुआ था। एंड जो कहाँ पे किया गया, कहाँ पे बेस्ड है ये, भारत में अंबाला और हसीमारा, इन दो जगहों पे इसके बेसिस हैं यहाँ पे, जहाँ पे राफेल को रखा गया है, ठीक है। नाउ द सेकंड इज सुखोई 30 MKI। तो सुखोई 30 मार्क 1 भी हम इसको बोलते हैं। तो ये एयर सुपीरियोरिटी फाइटर होता है, इस टाइप का ये फाइटर है। और सुखोई, क्योंकि नाम से मालूम चल रहा है कि ये रशिया की कंपनी हो सकती है, तो रशियन ओरिजिन नेम आपको देखने के लिए मिलेगा सुखोई, तो रशिया से हमने इसको लिया है, ठीक है। इट इज़ द बैकबोन ऑफ इंडियन एयरफोर्स। हमारे पास 260 एयरक्राफ्ट हैं, 250 एयरक्राफ्ट है सुखोई 30 के, ठीक है। और इसको भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा असेंबल किया जाता है। नेक्स्ट इज तेजस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। इट इज़ अ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, दैट इज़ LCA, यहाँ पे लिखा भी है। और भारत में इसको SAL के द्वारा इसको बनाया गया है यहाँ पे इंडिया में, ठीक है। तो ये हमारे भारत का पहला इंडिजीनियसली डिजाइंड फाइटर एयरक्राफ्ट है, ठीक है। और मार्क 1A वेरिएंट इसका इंडक्ट किया गया था अभी कुछ टाइम पहले, ठीक है। तो अगला है आपके लिए MiG-21, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन तेजस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, ठीक है। MiG-21 ये एक सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है और रसिया में इसका ओरिजिन है, रसिया के द्वारा इसको ओरिजिनेट किया गया है। अब ये धीरे धीरे फेज आउट किया जा रहा है, ठीक है। इसकी जो लास्ट स्क्वाड्रन थी वो 2025 तक रिटायर कर दी गई, ठीक है। तो मिराज 2000, इट इज़ मल्टी रोल फाइटर सेम एज राफेल, फ्रांस के द्वारा ही इसको बनाया गया है। इसको यूज़ किया गया था कारगिल वॉर में 1999 में, और अपग्रेड करके इसको मिराज 2000 इसको उसका बनाया गया है यहाँ पे, ठीक है। 2000S5 इसको बनाया गया यहाँ पे, ठीक है। अगला जैगुआर, जो ग्राउंड अटैक के काम आता है, ग्राउंड अटैक टाइप का एयरक्राफ्ट, UK और फ्रांस ने मिलकर इसको बनाया है और डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट ही माना जाता है। अगला है C295, जो कि एक तरीके से ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, स्पेन की एयरबस कंपनी ने इसको बनाया है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और भारत में वडोदरा में इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। कुछ की मिसाइल्स देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले ब्रह्मोस जो नाम है, ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा रिवर, जो इंडिया की ब्रह्मपुत्र रशिया की मॉस्कोवा रिवर के नाम पे रखा गया है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसकी रेंज आपको 290 से 800 किलोमीटर तक मिलेगी और इंडिया रशिया का जॉइंट वेंचर है और फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल इन द वर्ल्ड ये मानी जाती है। Next is Agni 5. It is ICBM type of missile. ICBM is intercontinental ballistic missile. It has the range of 5000 plus kilometer and it is MIRV capable and can reach most of China. ठीक है, यहाँ से चाइना के अधिकतर हिस्से में पहुँच सकती है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है इसके बारे में। अगला है आपका पृथ्वी इज सरफेस टू सरफेस टाइप ऑफ मिसाइल। सरफेस से आप यू विल लॉन्च इट फ्रॉम द सरफेस एंड इट विल अटैक ऑन द सरफेस। It has a range of 150 to 350 किलोमीटर and it is the first missile under IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बनाई जाने वाली पहली मिसाइल ये पृथ्वी है, ठीक है। अगला है आपका आकाश इज सरफेस टू एयर, सरफेस से अटैक करोगे, एयर पे अटैक करोगे। 25 to 30 किलोमीटर, ठीक है, इसकी रेंज है। इट हैज़ द रेंज ऑफ दिस आकाश मिसाइल की एंड इंडिजीनियस एयर डिफेंस मिसाइल है और IAF में इसको इंडक्ट किया गया है। अगला है आपका अस्त्र इज एयर टू एयर अटैक के लिए इसको बनाया गया है। इट हैज़ द रेंज ऑफ 80 to 110 किलोमीटर एंड BVR यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज पे अटैक कर सकती है और इंडिजीनियसली डेवलप्ड है। अगला है आपका पिनाका इज द मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। 40 से 90 किलोमीटर की इसकी रेंज आपको देखने के लिए मिलेगी। DRDO ने इसको बनाया है, यूज इन कारगिल वॉर में इसको यूज़ किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ रैंक्स के बारे में देख लेते हैं। तीनों सर्विसेज की रैंक्स कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं कि आपसे दे देंगे आपको आर्मी की रैंक, बोलेंगे कि एयरफोर्स में किस रैंक के इक्विवेलेंट है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो फर्स्ट में है आर्मी, यहाँ पे नेवी, यहाँ पे एयरफोर्स। बार बार नहीं बोलूँगा इनका नाम, तो आप दिमाग में बैठाओ, ये आर्मी, ये नेवी, ये एयरफोर्स। यहाँ का जो फील्ड मार्शल है ये इनके एडमिरल ऑफ द फ्लीट और मार्शल ऑफ द एयरफोर्स
ये तीनों इक्विवेलेंट होते हैं। जनरल इज इक्विवेलेंट टू एडमिरल एंड एयर चीफ मार्शल, लेफ्टिनेंट जनरल इज इक्विवेलेंट टू वाइस एडमिरल एंड एयर मार्शल, मेजर जनरल इज इक्विवेलेंट टू रियर एडमिरल एंड एयर वाइस मार्शल, ब्रिगेडियर इज इक्विवेलेंट टू कमांडोर एंड एयर कमांडोर, कर्नल इज इक्वल टू कैप्टन एंड ग्रुप कैप्टन, लेफ्टिनेंट कर्नल इज इक्वल टू कमांडर एंड विंग कमांडर, मेजर इज इक्विवेलेंट टू लेफ्टिनेंट कमांडर एंड स्क्वाड्रन लीडर, कैप्टन इज इक्विवेलेंट टू लेफ्टिनेंट एंड फ्लाइट लेफ्टिनेंट, और लेफ्टिनेंट इज इक्वल टू सब लेफ्टिनेंट एंड फ्लाइंग ऑफिसर। ठीक है, जब आप लोग एफकेट का एग्जाम देकर के पास होकर जाओगे तो आपको सबसे पहले फ्लाइंग ऑफिसर बनाया जाएगा। CDS NDA से आप यहाँ जाते हो पहले। ठीक है, चलो अगला है आपका सुप्रीम कमांड एंड कंट्रोल। सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है सिविलियन कंट्रोल, जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उन पे सिविलियन कंट्रोल कौन रखती है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करती है उस पर। ठीक है, गैलेंट्री अवार्ड देख लीजिए। तो गैलेंट्री अवार्ड्स अगर ये दो टाइप के होते हैं, एक पीस टाइम के, एक वॉर टाइम के होते हैं। तो पीस टाइम का तो सबसे हाईएस्ट है परमवीर चक्र, उसके बाद महावीर चक्र, फिर आपका वीर चक्र होता है। और यही पीस टाइम की बात करोगे तो पीस टाइम पे आपका मैंने पहले ऊपर क्या बोला, वॉर टाइम बोला चाहिए, राइट? तो ये वॉर टाइम है और ये पीस टाइम है। ठीक है, पीस टाइम पे अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र आपको ये गैलेंट्री अवार्ड्स देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो परमवीर चक्र के बारे में फैक्ट याद रख लीजिए कि पहला जो परमवीर चक्र था वो मेजर सोमनाथ शर्मा को पोस्टह्यूमसली 1947-48 की वॉर के लिए दिया गया था। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डिफेंस ऑपरेशन हैं जो आपको पता होनी चाहिए, एफकेट में कई बार या बार बार इसको पूछा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपका ऑपरेशन विजय 1961 में, इसमें गोवा को पोर्तुगीज रूल से लिबरेट किया गया था। द सेकंड वन इज ऑपरेशन मेघदूत इन 1984, वी कैप्चर्ड द सियाचिन ग्लेशियर, IAF played the key role in this operation. Next is Operation Blue Star in 1984. Army operation in Golden Temple, Amritsar, we all know about it. Next is Operation Pawan in 1987 to 1990. Indian Peacekeeping Force IPKF in Sri Lanka. Next is Operation Cactus was in 1988. It was to restore the democracy in Maldives, and IAF airlifted the troops here in this operation. Operation Safed Sagar in 1999. IAF operations during Kargil War, we all know about it. Operation Vijay Kargil in 1999, army operation to recapture Kargil peaks. Operation Ganga in 2022 to evacuate Indians from the Ukraine. Operation Devi Shakti in 2021, evacuation of Indians from the Afghanistan. Next is Operation Zindagi of 2023, रेस्क्यू ऑफ वर्कर्स फ्रॉम सिलक्यारा टनल इन उत्तराखंड। जो सिलक्यारा टनल में कुछ लोग फंस चुके थे वहाँ पे वर्कर्स, उनको निकालने के लिए ऑपरेशन जिंदगी चलाया गया था। इस पर की मूवी भी आई हुई है, राइट? तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट इज कारगिल वॉर। जो कारगिल वॉर था 1999 का, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रख लीजिए। पाकिस्तान बैक्ड इन्फिल्ट्रेशन इन कारगिल सेक्टर इसमें हुआ था। उसके अलावा इंडिया रिकैप्चर्ड एक्चुअली ऑल पीक्स बाई 26 जुलाई 1999, इसलिए इस दिन हम लोग मनाते हैं कारगिल विजय दिवस। IAF ऑपरेशन सफ़ेद सागर यूज्ड मिराज 2000, इसमें जो मिराज 2000 थे उनको यूज़ किया गया था IAF के द्वारा विथ लेजर गाइडेड बॉम्ब्स को यूज़ किया गया था उसमें। एंड फर्स्ट यूज ऑफ प्रिसीजन वेपन्स बाय IAF इन कॉम्बैट। IAF के द्वारा किसी कॉम्बैट में पहली बार प्रिसीजन वेपन्स का यूज़ यहाँ पे किया गया था। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है काफ़ी। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज अबाउट अवार्ड्स एंड ऑनर्स। तो इसमें हम लोग वो अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करेंगे जो कई बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, लाइक भारत रत्न, पद्म अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स और इंटरनेशनल अवार्ड्स, इन सब के बारे में बात कर लेंगे, इनके स्टैटिक पार्ट के बारे में। ठीक है, सो स्टार्टिंग फ्रॉम नेशनल अवार्ड्स ऑफ इंडिया, सो द हाइएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड ऑफ इंडिया इज भारत रत्न, सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट फर्स्ट। सो भारत रत्न, इट इज द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। इट वॉज इंस्टीट्यूटेड इन 1954। इफ़ यू टॉक अबाउट द शेप ऑफ दिस अवार्ड, सो पीपल लीफ डिज़ाइन इसका होता है। ठीक है, और इसमें कोई भी मॉनेटरी ग्रांट नहीं मिलता है, इसमें कोई पैसा नहीं मिलता आपको। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके लिए कोई पैसे वाली मतलब कोई मनी इसमें आपको रिवॉर्ड के तौर पे, अवार्ड के तौर पे नहीं दी जाती है। हु आर द फर्स्ट रेसिपिएंट्स? द फर्स्ट रेसिपिएंट्स वर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड CV रमन इन 1954। ओके, सो हु आर द recent recipients? लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर पोस्टह्यूमसली, PV नरसिम्हा राव अगेन पोस्टह्यूमसली, MS स्वामीनाथन एंड चौधरी चरण सिंह, both of them also posthumously got this award. नाउ नॉन इंडियंस अवॉर्डेड, कुछ ऐसे भी रेसिपिएंट्स हैं इसके जो इंडियंस नहीं है और उनको ये भारत रत्न दिया गया है। सो तो दे आर नेल्सन मंडेला इन 1990, मदर टेरेसा इन 1980, खान अब्दुल गफ्फार खान इन 1987। ओके, सो नाउ विल टॉक अबाउट द पद्मा अवार्ड्स। आफ्टर भारत रत्न, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर और अवार्ड्स इज पद्मा अवार्ड्स, राइट? सो पद्मा अवार्ड्स आपके 3 तरीके के होते हैं, पद्म विभूषण और पद्मश्री, और हर साल ये दिए जाते हैं। तो आपको इनको करंट अफेयर्स का भी याद रखना है कि जनवरी के महीने में किसको दिया गया था। ठीक है, तो पद्मा विभूषण, इट इज द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड।
It is announced on 26th of January. पद्म भूषण थर्ड हाईएस्ट एंड पद्मश्री इज द फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड. ओके, तो ये आपको याद रख लेना है. आगे अदर नेशनल अवार्ड्स दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर यू. द फर्स्ट इज ज्ञानपीठ अवार्ड. ज्ञानपीठ अवार्ड इज द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड इन इंडिया. लिटरेचर के फील्ड में दिया जाने वाला हाईएस्ट जो लिटरेरी अवार्ड है दैट इज ज्ञानपीठ अवार्ड. इट इज गिवन बाय द भारतीय ज्ञानपीठ, फर्स्ट अवॉर्डेड इन 1965. नाउ अर्जुन अवार्ड. अर्जुन अवार्ड इज गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स अचीवमेंट इन लास्ट 4 ईयर्स. अगर किसी ने लास्ट के 4 सालों में आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स अचीवमेंट हासिल करी है तो उसको अर्जुन अवार्ड दिया जाता है. नेक्स्ट इज द्रोणाचार्य. द्रोणाचार्य गुरु थे तो ये भी स्पोर्ट्स के कोचेस को दिया जाने वाला एक अवार्ड है. मेजर ध्यानचंद खेल रत्न. ध्यान रखना, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और ध्यानचंद अवार्ड बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट. ठीक है, दोनों सेम नहीं है. मेजर ध्यानचंद खेल रत्न इसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न बोला जाता था, लेकिन 2021 में इट वॉज रीनेम्ड टू मेजर ध्यानचंद खेल रत्न. इट इज द हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर. नाउ ध्यानचंद अवार्ड इट इज गिवन फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स. ठीक है, स्पोर्ट्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है. और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न ये हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर है जिसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न बोला जाता था. ये आपको याद रखना है इस पे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब लेट अस टॉक अबाउट सम इंटरनेशनल अवार्ड्स जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं, एफकेट में कई बार ये पूछे जाते हैं. ठीक है, सबसे पहले विल टॉक अबाउट नोबेल प्राइज. इस साल के भी आप नोबेल प्राइज मतलब लेटेस्ट वाले देख लेना, उनके नाम भी आपके सामने आ सकते हैं. ठीक है, तो नोबेल प्राइज का जो फील्ड है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स, इन सारे फील्ड में दिया जाता है. इकोनॉमिक्स का बाद में इसमें ऐड किया गया था. इट इज़ गिवन बाय द नोबेल कमेटी. स्वीडन और नॉर्वे की है ये नोबेल कमेटी. अब आपको एक सवाल का जवाब कमेंट में देना है. आप मुझे ये बताओ कि इन पाँचों में से एक फील्ड ऐसा है जिसमें इन दोनों में से एक कंट्री केवल उसी के लिए नोबेल प्राइज़ देती है, बाकी सारे फील्ड में इस जो बची हुई कंट्री है वो देती है. तो आपको बताना है कि कौन सी कंट्री है जो इसमें से केवल एक फील्ड के लिए अपना नोबेल प्राइज़ देती है. ठीक है, आपको बताना है दोनों का नाम. तो अगर आप इंडियंस की बात करोगे तो रविंद्रनाथ टैगोर, इनको 1913 में सबसे पहली बार लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था. सीवी रमन को फिजिक्स के क्षेत्र में 1930 में दिया गया था. मदर टेरेसा को पीस के लिए 1979 में दिया गया था. अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स के लिए 1998 में दिया गया था. और अभिजीत बनर्जी को 2019 में इकोनॉमिक्स के लिए दिया गया था. ठीक है, नाउ बुकर प्राइज. तो बुकर प्राइज और मैन बुकर प्राइज दोनों में अंतर होता है, अभी आपको बताऊंगा. सो द बुकर प्राइज इज फॉर इंग्लिश लिटरेचर और इसको बुकर प्राइज फाउंडेशन जो यूके की है इसके द्वारा दिया जाता है, जो लिखा भी आपके सामने. अरुंधति रॉय वॉज गिवन दिस अवार्ड इन 1997 फॉर गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, यहाँ पे लिखा भी हुआ है. किरण देसाई इन 2006 एंड अरविंद अडिगा इन 2008, इनको इस तरीके से अवार्ड दिया गया था. पुलित्जर प्राइज जर्नलिज्म और आर्ट्स के फील्ड में दिया जाता है. कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएसए की देती है. और गोविंद बिहारी लाल को 1937 में दिया गया था, जो कि फर्स्ट इंडियन रेसिपिएंट थे इस प्राइज के. रेमन मैग्सेसे अवार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए. इट इज़ फॉर एशियन लीडरशिप. रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन फिलीपींस की है, उसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द एशियाज नोबेल प्राइज. ठीक है, अभी जो सोनम वांगचुक जी जो भूख हड़ताल पर हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए थे उनको भी रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है. ठीक है, ऑस्कर अवार्ड्स जिसको अकेडमी अवार्ड्स भी बोला जाता है. इट इज़ विद द फील्ड रिलेटेड विद द फील्ड ऑफ फिल्म्स, तो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है. अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स यूएसए की है, ये इसको देती है. ए.आर. रहमान को 2009 में स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए दिया गया था. और भानु अथैया को 1983 में दिया गया था, जो कि पहले इंडियन थे इसको प्राप्त करने वाले. नाउ ग्रैमी अवार्ड आप सभी को पता है कि ये म्यूजिक के फील्ड में दिया जाता है और इसको रिकॉर्डिंग अकेडमी यूएसए की देती है. ठीक है, पंडित रविशंकर इनको मल्टीपल ग्रैमीज दिए गए हैं हमारे इंडिया से ही है. राइट, मैन बुकर इंटरनेशनल वो था ऊपर जो हमने बात करी थी, दैट वाज बुकर प्राइज. नाउ इट इज मैन बुकर प्राइज. द मेन डिफरेंस इज इट इज गिवन फॉर द ट्रांसलेटेड फिक्शन. कोई भी ऐसा फिक्शन जिसको ट्रांसलेट किया गया है तो उसके लिए मैन बुकर इंटरनेशनल दिया जाता है. अगेन ये बुकर प्राइज फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है. इन 2022 टूम्ब ऑफ सैंड के लिए गीतांजलि श्री को ये मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज दिया गया था, ये आपको याद रखना है. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ आवर टॉपिक टुडे, ऑफ आवर वीडियो टुडे, दैट इज स्पेस प्रोग्राम एंड साइंस. इट इज द सेकंड लास्ट सेक्शन ऑफ टुडेज वीडियो. तो आई होप आपको पसंद आ रहा होगा वीडियो. इसमें मैंने वो सारी चीज़ें आपको बताई हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक है, पूरे जीके में से आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट उठा के लाया हूँ. 2 वीडियोज और आएंगे इसके लिए. ठीक है, ऐसे ही जिसमें मैं पूरी जीके को आपको ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स को उसमें डिस्कस करूंगा. आप अगर थक रहे हैं तो आप आराम से पॉज ले लीजिए और 1-2 घंटे बाद आकर के फिर यहाँ से कंटिन्यू करना. लेकिन मेरी एडवाइस रहेगी कि आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा होती है. ठीक है, चलिए. So let us talk about some space programs and science. In this section we will talk about ISRO missions, physics and chemistry basics and biology and human body. Okay, तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे जल्दी से. So let us talk about ISRO and India's space program first. So let us discuss ISRO's core facts first. So ISRO was established on 15th of August 1969. The headquarters of ISRO are in Bengaluru. Father of Indian space program is called Dr. Vikram Sarabhai is known as the father of Indian space program. First Indian satellite was Aryabhatta and it was launched
लॉन्च्ड बाय द सोवियत यूनियन एट दैट टाइम ऑन 19th ऑफ अप्रैल 1975। अब आप मुझे बताओ 19th ऑफ अप्रैल एक चीज़ के लिए और इंपॉर्टेंट है, बताओ किस चीज़ के लिए, हिस्ट्री में। नाउ फर्स्ट इंडियन इन स्पेस, सो फर्स्ट इंडियन इन स्पेस वॉज राकेश शर्मा ऑन 3rd of April 1984 को ये स्पेस में गए थे। सोयाज T11 ये मिशन था इनका, ठीक है। ही सेड सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा व्हेन आस्क्ड अबाउट द इंडिया फ्रॉम स्पेस। हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा, आपको सिर्फ ये पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। PSLV, व्हाट इज PSLV? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। वी हैव दिस लॉन्च व्हीकल फ्रॉम विच वी लॉन्च द रॉकेट्स इनटू द स्पेस और वेर एवर वी आर लॉन्चिंग इट टू। तो ये PSLV है और PSLV इट इज नोन एज द वर्क हॉर्स ऑफ इसरो एंड इट इज द मोस्ट रिलायबल लॉन्च व्हीकल। PSLV में 4 स्टेज इंजन होता है, राइट। सॉलिड लिक्विड इस तरीके से होता है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रख लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी PSLV का एक मिशन था C61, वो फेल हो गया था, राइट, जनवरी के महीने में। उसके बाद अगला वाला पास हो गया था, तो आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट GSLV is जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इट इज फॉर हैवियर सैटेलाइट्स। अगर आपको हैवियर सैटेलाइट्स को लॉन्च करना है तो उसके लिए GSLV का यूज किया जाता है। थर्ड इज LVM, लॉन्च व्हीकल Mark 3। अर्लियर इट वाज नोन एज GSLV Mark 3, इट इज ऑल्सो नोन एज दिस नेम। तो ये है इंडियाज हैवीएस्ट रॉकेट, इंडिया का हैवीएस्ट रॉकेट है, यूज्ड फॉर चंद्रयान 3 एंड OneWeb मिशन के लिए इसको यूज किया गया था। जो 2027 में हमारा गगनयान मिशन, जो क्रूड मिशन है, वो जाने वाला है स्पेस में, उसके लिए भी हम लोग LVM-3 को ही यूज़ करने वाले हैं। आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट सम इंपॉर्टेंट ISRO मिशंस। सो सम की ISRO मिशंस आर Chandrayaan 1, it was in 2008. What were the achievements of this mission? It was the first Indian lunar mission, पहला इंडियन लूनार मिशन था, चांद पे जाने का पहला मिशन था। It discovered water molecules on the moon, ठीक है। चांद में इसने पानी के कणों को डिस्कवर किया था। Then Chandrayaan 2 was in 2019. It was इसका और ये ऑर्बिटर सक्सेसफुल था। इसका विक्रम लैंडर था जो क्रैश लैंड किया था, इसलिए पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, ठीक है। नेक्स्ट वॉज Chandrayaan 3 वॉज लॉन्च्ड इन 2023 और इसके बाद चांद के साउथ पोल में लैंड करने वाला इंडिया पहला देश बन गया था, ठीक है। तो सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून साउथ पोल 23 of August 2023। इसके लिए जो लैंडर यूज किया गया था दैट वाज विक्रम लैंडर एंड इसके लिए रोवर जो यूज किया गया था प्रज्ञान रोवर यूज किया गया था। आपको ये नाम पता होने चाहिए थे। और वो साइट जहाँ पे चंद्रमा के साउथ पोल में जहाँ पे इसने लैंड किया था उस साइट को नाम दिया गया था शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। अगला मंगलयान मिशन 2013-14 का, जिसपे मूवी बनी हुई है अक्षय कुमार की एक, ठीक है। तो ये पहला मार्स मिशन था और इंडिया एक ऐसी कंट्री से बनी थी जिसने अपने मेडन अटेम्प्ट में ही, यानी कि अपने पहले अटेम्प्ट में ही मिशन पे जो मंगल का मिशन है उसको सक्सेसफुली कर लिया था, ठीक है। तो अभी तक कोई भी कंट्री ऐसी नहीं थी जिसने अपने पहले अटेम्प्ट में मार्स मिशन को कंप्लीट किया हो, ठीक। आदित्य L1 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2023 में किया गया था। इसमें ये एक सोलार मिशन है, सूर्य के लिए किया जाने वाला मिशन है, सूर्य को स्टडी करेंगे इसमें हम लोग। और इसको ये L1 पॉइंट पे है, यानी कि L1 मतलब अर्थ, और ये अर्थ है आपकी, ये आपका सन है, तो इसके बीच में कुछ पॉइंट्स हैं। लैग्रांज ने इस पॉइंट को दिया था तो इनको L1 L2 नाम से जाना जाता है। तो ऐसे लैग्रांज पॉइंट 1 पे ये स्टैब्लिश है, वहां से ये सूर्य की स्टडी कर रहा है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अगला है एस्ट्रोसेट वाज इन 2015। ये इंडिया का पहला डेडिकेटेड एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका नाविक IRNSS 2016-18। नाविक जो है हमारा एक तरीके से नेविगेशन सिस्टम है, ठीक है। 2016-18 का इंडिया का अपना नेविगेशन सिस्टम है। इसमें 7 सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। 7 सैटेलाइट्स है, तो 3 है इस तरीके से घूमती हैं और 4 आपकी इस तरीके से घूमती हैं इसमें। और ये 7 के 7 सैटेलाइट्स हमारे रीजनल नेविगेशन को यहाँ पे कंट्रोल करती हैं। ये सिविल के लिए नहीं होता है, सिविलियन यूज़ के लिए नहीं है, इसको मिलिट्री यूज़ में लाया जाता है इस नेविगेशन सिस्टम को, नाविक को, ठीक है। आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला साइंस और टेक के कुछ बेसिक्स जो आपके एफकेट में कई बार रिपीट किए जाते हैं उनको देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले फिजिक्स, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एफकेट में आते हैं फिजिक्स मतलब साइंस के, तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले फिजिक्स में बात करते हैं। फिजिक्स में हम लोग यूनिट्स एंड लॉज की बात कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन है। प्रेशर की पास्कल, एनर्जी की ऐसा यूनिट इज जूल। द यूनिट ऐसा यूनिट ऑफ द पावर इज वाट। ऐसा यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इन वैक्यूम, राइट। स्पीड ऑफ साउंड इज 343 मीटर पर सेकंड। ये आपकी स्पीड ऑफ साउंड होती है एयर में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? पूरी डेफिनेशन तो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ही है जिसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। यानी कि जैसे कोई भी चीज़ है, ठीक है, एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं इसको थोड़ा सा। कोई भी वस्तु है, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, वो तब तक उसी पोजीशन में बना रहेगा जब तक कि आप उसमें कोई आउटर फोर्स ना लगा दो, ठीक है। अगर वो विराम अवस्था में तो विराम ही बने रहेगा, अगर वो मोशन करे तो मोशन में ही रहेगा जब तक कि आप उसको बाहर से कोई फोर्स लगा करके उसके स्थिति को चेंज करने का ट्राई ना करो। ये आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। इसी को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इनर्शिया क्या होता है? उस ऑब्जेक्ट की वो गुण है, उसका वो प्रॉपर्टी है जो उसको उसी स्थिति में बनाए रखने के लिए मजबूर करती है, ठीक है। दिस इज इनर्शिया, तो इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। अगला आपके लिए न्यूटन का थर्ड लॉ इंपॉर्टेंट है। सेकंड लॉ से आप डिराइव करते हो F = ma, ठीक है, जो फोर्स की डेफिनेशन आती है आपकी।
और न्यूटन का थर्ड लॉ इज एवरी एक्शन हैज द इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये आपको न्यूटन का थर्ड लॉ है. व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल? आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज ब्यूएंसी फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस. जितना फ्लूइड डिस्प्लेस किया गया उस वस्तु के द्वारा वही इसका ब्यूएंसी फोर्स वहाँ पे निकल के आता है. दिस इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल. व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ इज वी इज इक्वल टू आई आर. वी स्टैंड्स फॉर वोल्टेज, आई स्टैंड्स फॉर करंट एंड आर स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस. सो वी इज इक्वल टू आई आर. ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है. यहाँ से आप ये भी डिराइव करते हो कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो आर यहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है. ठीक है, इस तरीके से आपको ये याद रख लेना होता है. बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपसे ऐसे वन लाइनर सवाल पूछे जाते हैं और रिवीजन क्लास है, इसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते हैं. ठीक है, तो अगला केमिस्ट्री से आपको कुछ कॉमन नेम, केमिकल नेम और उनके फॉर्मूले से संबंधित सवाल कभी कभी आ जाते हैं. तो कॉमन सॉल्ट जो आप घर में खाते हैं, दैट इज द केमिकल नेम ऑफ दैट सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड. NaCl इज द केमिकल फॉर्मूला. ठीक है, ये आपको याद रख लेना है यहाँ पे. उसके बाद बेकिंग सोडा इज नोन एज, पेन को क्या हो गया, baking soda is known as sodium bicarbonate NaHCO3. washing soda is known as, chemical name of the washing soda is sodium carbonate Na2CO3. now the plaster of Paris, the chemical name for the plaster of Paris is calcium sulfate hemihydrate CaSO4 1/2 H2O. ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है. ड्राई आइस, द केमिकल नेम फॉर दिस इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. CO2 इज द केमिकल फॉर्मूला. हैवी वाटर का ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O इसका केमिकल फॉर्मूला होता है. ठीक है, नाउ लाफिंग गैस का जो केमिकल नेम है दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने, पेन पता नहीं गड़बड़ क्यों कर रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड, और इसका केमिकल फॉर्मूला इज N2O होता है. ठीक है, नाउ विनेगर इज एसिटिक एसिड CH3COOH इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर विनेगर. ठीक है, ये आपको याद रख लेना है. अब हम आगे बढ़ते हैं बायोलॉजी की तरफ, जो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. हमेशा याद रखना, बायोलॉजी से आपकी कुछ डेफिशिएंसी, डिसीजेस, न्यूट्रिशन और विटामिन के बारे में ही सवाल किसी भी एग्जाम में बनते हैं. ठीक है, तो आपको ये याद होने चाहिए. सबसे पहले हम लोग विटामिन के बारे में देख लेते हैं. विटामिन ए इज केमिकल नेम इज, एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है पेन में इसके. अब विटामिन ए केमिकल नेम इज रेटिनॉल. तो जो इसकी डेफिशिएंसी से डिसीज होती है दैट इज नोन एज नाइट ब्लाइंडनेस. ठीक है, ये आपको याद रखना है. ठीक, अगला है आपका विटामिन B1 थायामीन, बेरी होता है इसकी डेफिशिएंसी से डिसीज. जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये सब डेफिशिएंसी से क्या क्या डिजीज होती है वो लिखी हुई है. ठीक है, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, इसको बोलते हैं रिबोफ्लेविनोसिस, इसकी डेफिशिएंसी से रोग हो जाता है, डिसीज होती है. विटामिन B3 नियासिन पेलेग्रा, ठीक है, इसकी कमी से होता है. विटामिन B12 इसको बोलते हैं कोबालामिन. ठीक है, कोबालामिन, और इसकी जो डेफिशिएंसी है उससे जो आपको डिसीज होती है उसको बोलते हैं पर्नीसियस एनीमिया. ठीक, विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड इसका केमिकल नेम है. इसकी कमी से जो रोग होता है इसको स्कर्वी बोलते हैं. अगला जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज विटामिन D. ठीक है, अगला आपके लिए विटामिन D, इट इज़ नोन एज कैल्सीफेरॉल की कमी से जो रोग होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकेट्स बोलते हैं. ठीक, चिल्ड्रन में होता है, और जो एडल्ट्स में होता है उसको ऑस्टियोमेलेसिया इसको बोला जाता है. ठीक है, अगला आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है दैट इज विटामिन E. विटामिन E के लिए जो नाम है दैट इट इज़ टोकोफेरॉल, यहाँ पे लिखा हुआ है बीच में. ठीक है, टोकोफेरॉल, और इससे जो डिसीज होती है इसकी डेफिशिएंसी से वो होता है आपका इनफर्टिलिटी और मसल वीकनेस. विटामिन K इसका जो आपका केमिकल नेम है दैट इज फाइलोक्विनोन, और इसकी डेफिशिएंसी से जो रोग होता है इम्पेयर्ड ब्लड क्लॉटिंग इससे हो जाती है. ठीक है, लास्ट में कुछ की फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड. लार्जेस्ट ऑर्गन, ठीक है, आपका स्किन. लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन आपका लिवर होता है. स्मॉलेस्ट बोन स्टेपीज होती है जो आपकी कान की हड्डी होती है. लार्जेस्ट बोन हमारी फीमर होती है जो आपकी थाइस की हड्डी होती है. ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर आपका जो होता है इट इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर फ़ारेनहाइट में बोलना है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. और नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपका 120/80 mmHg होता है. ठीक है, ये आपको याद रखना है. अब ब्लड ग्रुप्स डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर, इसका नाम याद रखेंगे आप लोग. ब्लड ग्रुप्स जो ABO होते हैं वो कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में डिस्कवर किए थे. इसके लिए इनको 1930 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था. जो O होता है O नेगेटिव, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर. O नेगेटिव होता है और ये किसी को भी दे सकता है इसका मतलब. ठीक है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट AB पॉजिटिव होता है. और DNA स्ट्रक्चर, जो DNA होता है वो इट इज ए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक इन 1953. ठीक है, तो ये सारा आपको सेक्शन 7 से याद कर लेना था, पढ़ लेना था. ये रिवाइज करने के लिए आपके लिए हो गया. अब हम लोग बढ़ेंगे सेक्शन नंबर 8 की तरफ, आपके मतलब इस वीडियो के लास्ट सेक्शन की तरफ. ठीक है, ओके, लेट अस टॉक अबाउट इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस. नाउ इन दिस सेक्शन वी विल टॉक अबाउट इंडियन इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड सम इकोनॉमी बेसिक्स एंड ऑल्सो स्पोर्ट्स सेक्शन. ओके, तो हम इतने टॉपिक्स पे यहाँ पे बात करेंगे जो कि आपके एफकेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. स्टार्टिंग फ्रॉम इंपॉर्टेंट इंडियन इंस्टीट्यूशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स. सो द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन आई हैव टेकन हियर इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज RBI. द हेडक्वार्टर्स फॉर RBI is in Mumbai. What are the key functions? It is the central bank, as we all know that it is responsible for monetary policy and currency issue, and also it was established in 1935.
ठीक है, जो आपका 1934 का आरबीआई एक्ट आया था उसके अनुसार 1935 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट इज सेबी। सेबीज हेडक्वार्टर्स आर इन मुंबई टू आर टू इन मुंबई। रेगुलेट सिक्योरिटी मार्केट, जो सिक्योरिटीज मार्केट है उसको रेगुलेट करने का काम नहीं करती है। इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1988 एंड इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। 1992 में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट इज नीति आयोग। नीति आयोग हेडक्वार्टर्स आर इन न्यू दिल्ली। ये एक इट इज़ अ पॉलिसी थिंक टैंक। इट रिप्लेस द अर्लियर अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन इन 2015। ठीक है, 2015 में इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, प्लानिंग कमीशन कहाँ से लाया गया था कॉन्सेप्ट? यूएसएसआर से लाया गया था। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके हेडक्वार्टर्स भी न्यू दिल्ली में है। इट कंडक्ट्स इलेक्शंस एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 26 जनवरी 1950। ठीक है, ये आपको याद रखना है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट इज यूपीएससी। द हेडक्वार्टर्स फॉर यूपीएससी आर इन न्यू दिल्ली। और ये करता क्या है? सिविल सर्विसेज रिक्रूटमेंट करता है और आपके डिफेंस एग्जाम्स भी कराता है। यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए सब कुछ कराता है, एग्जाम्स कंडक्ट कराता है बेसिकली। और इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1926। नेक्स्ट इज कैग। कैग्स हेडक्वार्टर्स आर ऑल्सो इन न्यू दिल्ली। ये भी कैग भी आपका न्यू दिल्ली में ही है। ठीक है, इट ऑडिट्स गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड आर्टिकल नंबर 148 में ये है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये न्यू दिल्ली में है। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, established on 28 जनवरी 1950। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसके हेडक्वार्टर्स ये भी दिल्ली में ही है और इट प्रोटेक्ट्स ह्यूमन राइट्स और established in 1993। डीआरडीओ, इसका हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसर्च इन डिफेंस और इट वॉज established in 1958। इसरो, इसके हेडक्वार्टर्स आपके बेंगलुरु में है और ये स्पेस रिसर्च करता है और इट वॉज established in 1969। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। नेक्स्ट इज HAL, दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। बेंगलुरु में इसके हेडक्वार्टर्स है और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, अगेन बेंगलुरु, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये काम करता है। बार्क, जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, इसके हेडक्वार्टर्स ट्रॉम्बे में है। ठीक है, और न्यूक्लियर रिसर्च के लिए काम करता है, एस्टैब्लिश्ड ऑन इन 1954। CSIR, इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के लिए काम करता है। ठीक है, अगला है आपका IIT तो आपको पता है मल्टीपल सिटीज़ में है ही। ये प्रीमियर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स है और लेकिन जो पहला IIT है वो 1951 में खड़गपुर में खोला गया था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए था। अब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर लेते हैं जो कि FCAT के लिए हाई प्रायोरिटी लिस्ट में आते हैं। सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस, इसके हेडक्वार्टर्स USA में है। इसके लिए मैंने स्पेसिफिक वीडियो भी बनाया हुआ है इसी चैनल पर, आप जाकर के देख भी सकते हो उसको। ठीक है, पूरा तो यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क USA में है। 1945 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए काम करता है। 193 के मेंबर स्टेट्स हैं करंटली। यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स पेरिस या फ्रांस में है। 1945 में स्टैब्लिश हुआ था। एजुकेशन, साइंस और कल्चर के लिए काम करता है। WHO के हेडक्वार्टर्स जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। 1948 में ये स्टैब्लिश हुआ था। ग्लोबल हेल्थ के लिए काम करता है। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों एक साथ देख लीजिए, दोनों एक साथ स्टैब्लिश हुए थे। और वाशिंगटन DC में इनके हेडक्वार्टर्स देखने के लिए आपको मिल जाएंगे दोनों के। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जो IMF है ये इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन के लिए काम करता है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काम करता है। और जो वर्ल्ड बैंक है डेवलपमेंट फाइनेंस के लिए काम करता है, पॉवर्टी रिडक्शन के लिए काम करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज WTO। इसको पहले GATT बोला जाता था, GATT पहले केवल एक एग्रीमेंट हुआ करता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। बाद में 1995 में इसको एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, WTO। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ये काम करता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है GATT, पहले बोला जाता था इसको। ठीक है, पहले केवल एक एग्रीमेंट था, बाद में इसको ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। इंटरपोल, इसके हेडक्वार्टर्स आपको लियोन, फ्रांस में देखने के लिए मिल जाएंगे। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1923। इट इज इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन। ठीक है, पुलिस कोऑपरेशन है इंटरनेशनल पुलिस को शॉर्ट में ही इंटरपोल बोला जाता है। नाटो, इसके हेडक्वार्टर्स आपको ब्रसेल्स, बेल्जियम में देखने को मिल जाएंगे। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1949 और ये एक इट इज़ नॉर्थ अटलांटिक मिलिट्री अलायंस। जितने भी नॉर्थ अटलांटिक कंट्रीज हैं उनका एक मिलिट्री अलायंस देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यूरोप की बेसिकली ये कंट्रीज हैं। सार्क, इसका हेडक्वार्टर आपको काठमांडू, नेपाल में देखने के लिए मिलेगा। हालांकि अब इस पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया जा रहा है, एक तरीके से खत्म ही होता चला जा रहा है इस सार्क। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसको बोला जाता है। 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। हिंदी में इसको दक्षेश बोला जाता है। ठीक है, ये 8 मेंबर्स हैं, इसके 8 कंट्रीज हैं साउथ एशिया की। ठीक है, जिसमें इंडिया भी है। अगला है आपका संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO, इसके हेडक्वार्टर्स बीजिंग में है, चाइना। और 2001 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन ये है। ब्रिक्स, अगला है ब्रिक्स। इसकी मतलब ये स्टैब्लिश हुआ था 2009 में। ठीक है, और ये रोटेट होते रहती है, इसकी अध्यक्षता भी, हेडक्वार्टर्स भी इस तरीके से रोटेट होते रहता है। और ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका इसके पहले मेंबर्स थे, लेकिन बाद में 2024 में एक्सपेंड हो गया है। इसमें अब और भी बहुत सारे मेंबर्स इसमें आ चुके हैं। करंट अफेयर्स का मुद्दा है, मैंने पूरा ये वीडियो में पढ़ाया हुआ है आपको, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, G20 1999 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसमें मेजर इकोनॉमीज़ हैं, डेवलप्ड इकोनॉमीज़ आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगी। और इंडिया ने 2023 में इसको होस्ट भी किया था। ठीक है, G7 G20 में अंतर यही है कि G20 में
मतलब मेजर इकोनॉमीज़ का फोरम है एक तरीके से। G7 में आपको इतने कंट्रीज देखने को नहीं मिलेंगी, उसमें कम कंट्रीज आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। कॉमनवेल्थ, ये लंदन में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, यूके में 1931 में स्टैब्लिशमेंट हुआ था। ये जितने भी फॉर्मर ब्रिटिश टेरिटरीज थी वो सभी इसके मेंबर्स हैं, 56 मेंबर्स इसके आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अगला है आपका आसियान। जैसे सार्क था, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ऐसे आसियान है। आसियान साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का एक एसोसिएशन है जिसके हेडक्वार्टर्स इंडोनेशिया में है, ठीक है। 1967 इसको इस्टेब्लिश किया गया था और 10 मेंबर स्टेट्स हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इंडिया का मेंबरशिप स्टेटस अगर देखोगे तो इंडिया नाटो का मेंबर नहीं है, ठीक है। और आसियान का डायलॉग पार्टनर है, फुल फ्लेजेड मेंबर नहीं है। और OIC जो है उसका भी ये मेंबर नहीं है, ठीक है। अगला है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबर्स, P5 इनको बोलते हैं। तो USA, UK, फ्रांस, रशिया, चाइना इसके मेंबर्स हैं, UNSC के। इंडिया की जो UN मेंबरशिप है वो 1945 जब फाउंड किया गया था तब से इसका मेंबर है इंडिया। सार्क के मेंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स एंड अफगानिस्तान, यानी कि इंडिया और इंडिया के पड़ोसी देश इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब हम इंडियन इकोनॉमी के कुछ बेसिक्स देख लेते हैं जो कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाते हैं, क्या पता इस बार भी आ जाए, तो हम इसको जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपके लिए GDP और इकोनॉमिक रैंकिंग। GDP क्या होती है? इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया गया उनकी जो फाइनल मॉनेटरी वैल्यू, मार्केट वैल्यू निकल के आएगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? GDP बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है, बाकी तो नॉर्मल से फैक्ट्स हैं। RBI को 1 अप्रैल 1935 को स्टैब्लिश किया गया था, लेकिन इसको नेशनलाइज किया गया था 1949 में, ठीक है। और इसका इसको जो हेड करता है उसको हम लोग गवर्नर बोलते हैं, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, जो RBI मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है उसके लिए कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल करता है? मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली मार्केट में लिक्विडिटी को रेगुलेट करने के लिए बनाई जाती है। और रेगुलेट कैसे करते हैं? उसके लिए रेट्स जो होते हैं, जिस रेट पे RBI कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देगा या फिर कॉमर्शियल बैंक्स RBI को लोन देंगे या वो हमें लोन देंगे, उन रेट्स को हम मतलब मॉनेटरी पॉलिसी में तय किया जाता है, जिसके आधार पे RBI, जिसके बेसिस पे RBI मार्केट में लिक्विडिटी को मैनेज करता है, रेगुलेट करता है। तो उसके लिए क्या है? सबसे पहले रेपो रेट वो रेट होता है जिसपे RBI कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देती है, रेपो, ठीक है। रीपर्चेजिंग ऑप्शन इसका फुल फॉर्म होता है, रीपर्चेजिंग ऑप्शन रेट इसको बोलते हैं, ठीक है। इसका ही उल्टा होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में फिर RBI कॉमर्शियल बैंक से बोरो करना स्टार्ट कर देता है, इसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। दोनों को ही RBI तय करता है। अगला है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। एक फिक्स परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स होता है हर बैंक का, जो उनको RBI के पास होल्ड करके रखना होता है, ये मैंडेटरी होता है, ठीक है। इसको CRR बोलते हैं, कैश की फॉर्म में रखते हैं इसको हमेशा। एक होता है SLR, जिस तरीके से ये फिक्स परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स वो RBI के पास रखते हैं, वैसे उनको अपने पास भी रखना होता है, जिस फॉर्म में चाहे कैश में, गोल्ड में, जैसे भी चाहें, अपने पास वो कमर्शियल बैंक्स एक फिक्स परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स होल्ड करके रखेंगे, इसको बोलते हैं SLR, ठीक है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो उसको बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। GST को देख लेते हैं थोड़ा सा। GST को 1 जुलाई 2017 को इंप्लीमेंट किया गया था। मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस करके GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लाया गया था, ताकि कैस्केडिंग इफेक्ट को कम किया जा सके। 101वां संविधान संशोधन किया था, उसके द्वारा इसको लाया गया था। नीति आयोग हम लोग ऊपर देख चुके हैं, तो इसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। लास्ट 5 ईयर प्लान जो था 12th वाला था, 2012 से 2017 के लिए था, उसी दौरान नीति आयोग को रिप्लेस कर दिया, मतलब इसको रिप्लेस कर दिया गया था नीति आयोग से। ग्रीन रिवॉल्यूशन, भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर जाने जाते हैं MS स्वामीनाथन, ठीक है। 1960 से लेकर 70s का जो दौर था उसमें 3 फेजेस में इसको लाया गया था। व्हीट एंड राइस प्रोडक्शन इसमें इंक्रीज किया गया था, ठीक है। अगला है आपका व्हाइट रिवॉल्यूशन। तो जो व्हाइट रिवॉल्यूशन है उसके फादर वर्गीस कुरियन को बोला जाता है, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड भी इसको बोला जाता है। इसे मिल्क प्रोडक्शन पे ध्यान दिया गया था ज़्यादा, और अमूल कोऑपरेटिव यहाँ पे निकल के आया था सामने, ठीक है। तो अमूल ब्रांड भी यहीं से निकल के आया था, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, स्पोर्ट्स से संबंधित कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए क्या क्या है? सबसे पहले स्पोर्ट्स, हम लोग क्या क्या देखेंगे यहाँ पे? स्पोर्ट्स प्लेयर्स और उसके संबंधित ट्रॉफीज और की फैक्ट्स कुछ, ठीक है। क्रिकेट, इसमें एक टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं, और वर्ल्ड कप, एशेज, रणजी ट्रॉफी, ये जो क्रिकेट से संबंधित है। और ICC जो इसको रेगुलेट करती है, हेडक्वार्टर इसके दुबई में है। और BCCI जो इंडिया का क्रिकेट बोर्ड है वो इंडिया का है ऑब्वियसली, BCCI, ठीक है। फुटबॉल में भी 11 प्लेयर्स होते हैं। फीफा वर्ल्ड कप और डूरंट कप, ये जो ट्रॉफी है वो फुटबॉल से संबंधित है। और फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख में है। और डूरंट कप जो है ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है एशिया का। हॉकी में भी 11 प्लेयर्स होते हैं। सुल्तान अजलान शाह कप और ध्यानचंद ट्रॉफी, ये आपको हॉकी से संबंधित देखने के लिए मिल जाएगी। और इंडिया का जो नेशनल स्पोर्ट्स है वो भी हॉकी ही है, लेकिन अनऑफिशियल तरीके से है। ध्यानचंद को विजार्ड ऑफ हॉकी बोला जाता है। टेनिस, ये सिंगल्स और डबल्स 2 में खेला जाता है। सिंगल्स में ऑब्वियसली एक तरफ सिंगल होगा, डबल्स में 2 होंगे। और ग्रैंड स्लैम्स होते हैं इसके, विंबलडन, US ओपन, फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये 4 इसके ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, ठीक है। विंबलडन जो है वो ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम है, जो 1877 से खेला जाना शुरू किया गया था, ठीक है। बैडमिंटन है अगला।
ये भी टेनिस की तरह सिंगल्स डबल्स में खेला जाता है। थॉमस कप जो है मैन के लिए, ऊबर कप जो है वुमेन के लिए, इससे संबंधित है। और जो BWF इसके हेडक्वार्टर्स कुआलालंपुर में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। अगला है आपका चेस, इसमें 2 प्लेयर्स खेलते हैं। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप इससे संबंधित जो अवार्ड है, ट्रॉफी है। फाइड इसको जो रेगुलेट करता है, हेडक्वार्टर इसके लुज़ेन में है, ठीक है। विश्वनाथन आनंद है जो 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, आपको इसके देखने के लिए मिल जाएंगे। बॉक्सिंग, इसमें 2 प्लेयर्स ऑब्वियसली खेलते हैं, ठीक है। ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप इसके लिए होती है। और मैरी कॉम जो है 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रही है इंडिया की, इसके लिए, ठीक है। अब इंडिया एट ओलंपिक्स देख लीजिए, पहली बार इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था 1900 में इंडिया पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन पेरिस, एंड द फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड वाज फ्रॉम अभिनव बिंद्रा इन 2008 इन 10 मीटर एयर राइफल, राइट। सो नीरज चोपड़ा गोल्ड इन जेवलिन थ्रो में गोल्ड लेके आए थे। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 जो कि 2021 में हुए थे उसमें, ठीक है। सिल्वर एट पेरिस ओलंपिक्स 2024 में सिल्वर लेके आए थे इसमें। पेरिस ओलंपिक 2024 में इंडिया वन 6 मेडल्स, उसमें जिसमें से 1 आपका सिल्वर है और 5 बचे हुए ब्रॉन्ज मेडल्स हैं, ठीक है। इंडिया एज होस्ट एशियन गेम्स होस्टेड इन 1951 में न्यू दिल्ली में एशियन गेम्स को होस्ट किया गया था। उसके बाद 1982 में किया गया था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के जो थे बर्मिंघम यूके में हुए थे और इंडिया इसमें 4th रैंक पे आया था, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब अगला आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है लास्ट में थोड़ा सा, दैट इज अबाउट आर्ट कल्चर एंड क्लासिकल डांसेस। इसको हम जल्दी से देख लेते हैं। डांस को पहले देख लेते हैं। डांस की फॉर्म्स, भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है, ठीक है। और की फैक्ट्स, ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस, ये सारे क्लासिकल डांस है, ठीक है। ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है और ओरिजिनेटेड इन टेम्पल्स। अगला है कथक। कथक इज एसोसिएटेड विद उत्तर प्रदेश एंड इन्फ्लुएंस बाय द मुगल कल्चर एंड स्टोरी। इसमें डांस के थ्रू स्टोरी टेलिंग की जाती है, ठीक है। ओडिसी, ये आपका उड़ीसा से संबंधित है और ये बेस्ड ऑन देवदासी ट्रेडिशन, जो देवदासी ट्रेडिशन था उस पर संबंधित होता है आपका ओडिसी डांस, जगन्नाथ टेम्पल से संबंधित है। अगला आपका कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। उसके बाद आपका मणिपुर का है। कथकली केरला का है, ठीक है। और साइड में मैंने जो लिखे हुए की फैक्ट्स आप इसको भी देखते रहिएगा, ठीक है। मोहिनीअट्टम जो केरला का है। अगला आपका सतरिया जो कि आसाम का डांस है। और अब अगला आपका छऊ जो कि झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा तीनों जगहों का डांस है, ठीक है। मार्शल आर्ट्स बेस्ड ये डांस है और मास्क डांस ये कहलाता है, ठीक है। यूनेस्को रिकॉग्निशन देख लीजिए, इसमें क्या क्या है। यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज फ्रॉम इंडिया इज या आर योगा, जिसको 2016 में किया गया था। कुंभ मेला 2017 में, दुर्गा पूजा 2021 में, गरबा 2023 में, वैदिक चैंटिंग, रामलीला और कुटियाट्टम, ये सारे यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं फ्रॉम इंडिया। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया 42 साइट्स हैं 2023 के डेटा के अनुसार, जिसमें 34 कल्चरल है और 7 नेचुरल है, एक मिक्स्ड है आपकी, ठीक है। ओल्डेस्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कि इंडिया में है, दैट इज अजंता केव्स, जिसको 1983 में घोषित किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे। कल्चरल अकेडमीज के तौर पे आप देखेंगे तो संगीत नाटक अकेडमी, जिसको कि 1952 पे में इस्टेब्लिश किया गया था। इट प्रमोट्स परफॉर्मिंग आर्ट्स। अगला है आपका ललित कला अकेडमी, इसको 1954 में स्टैब्लिश किया गया था। इट प्रमोट्स विजुअल आर्ट्स। अगला है आपका साहित्य अकेडमी, इसको स्टैब्लिश किया गया था 1954 में। इट प्रमोट्स लिटरेचर इन 24 लैंग्वेजेस, ठीक है। तो ये सारा कुछ था इस पूरे वीडियो में। अब लास्ट में आपके लिए कुछ सजेस्ट है यहाँ पे 7-8 पेज में, जो भी हमने पढ़ा हिस्ट्री का अभी तक, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, उसका क्विक रिवीजन है एक तरीके से, जिसमें हमने बैटल्स, डेट, ऐसे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट करके समराइज करके आपके लिए मैंने लिखी हुई है इसमें। अगर आपको PDF चाहिए तो आप बताना कमेंट में, PDF आपको PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको रिवाइज कर लेना। ये सब हम पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा 1-2 एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ क्विक रिवीजन के लिए मैंने लिखा हुआ है सर, ठीक है। ये पॉलिटी का है आपके लिए। इसी तरीके से यहाँ पे ज्योग्राफी का रिवीजन हो जाएगा आपका, बाकी सारे आपके नीचे ऐसे होते चले जाएंगे, ठीक है। तो 8-10 पेज का ये है जिसमें आप सारी की सारी चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। ऐसे ही 2 वीडियोज़ मैं आपके लिए और करूँगा जहाँ पे मैं पूरी जीके आपको रिवाइज कराऊंगा इसी तरीके से, ठीक है। जल्दी जल्दी हम लोग कर लेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, डिटेल में जाके फायदा नहीं है। सिर्फ वो जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है उसको रिवाइज करने का ट्राई हम लोग करेंगे, ठीक है। पूरी जीके रिवाइज हो जाएगी आपकी इसके थ्रू, ठीक। या पूरा देख लीजिए, इस तरीके से यहाँ मैंने सारा किया हुआ है आपके लिए। चलो तो इस वीडियो में इतने रखते हैं, बाकी आप पढ़ाई करो। बाकी कुछ और इंपॉर्टेंट हेल्प चाहिए आपको, CDS के एग्जाम के लिए चाहिए तो भी आप मुझे बताना, तो उसके लिए मैं आपको टॉपिक्स वीडियोस जैसे भी आप बोलेंगे हम आपको प्रोवाइड कराने का ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, ध्यान रखिए और पढ़िए आराम से।